सिविल्स डिकोड। आज के लेक्चर में पेटी 365 का ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट का पोर्शन कवर करेंगे। हमने एनवायरनमेंट ऑलरेडी डन कर लिया है, इसको हम सेपरेटली कवर करेंगे बिकॉज ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑल्सो। सो सबसे पहला है डिजास्टर मैनेजमेंट। इसकी पहली न्यूज है कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। देखिए नाम से ही क्लियर है, मतलब कुछ ऐसे देशों का संगठन होगा जिसमें हम लोग डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रा का मतलब क्या हुआ कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि डिजास्टर जो हो रहा है उसको हैंडल कर पाए, है ना, उससे उसको नुकसान ना पहुंचे। सो कैबिनेट के द्वारा, इंडियन कैबिनेट के द्वारा हेडक्वार्टर अग्रीमेंट जो है इंडिया और कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, इस पे अग्री कर लिया गया है, इसको अप्रूव कर दिया गया है। सो इससे होगा क्या, हम लोग कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एक इंटरनेशनल बॉडी के तौर पे, ताकि उसको वो सारे राइट्स मिल सके जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एस्टेब्लिश्ड तमाम बॉडीज को ऑल अक्रॉस द कंट्रीज मिलते हैं। सो 2022 में कैबिनेट ने अप्रूव किया था कि सीडीआरआई को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जिसके लिए हमें हेडक्वार्टर अग्रीमेंट साइन करना था, जो कि अब साइन हो चुका है, जिसको रेटिफाई कर दिया गया है। ये आपका सेक्शन 3 ऑफ यूनाइटेड नेशन एक्ट 1947 के तहत साइन किया गया है। इसमें हम लोग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक कन्वेंशन है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। इस कन्वेंशन के अंडर ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। देखिए यूनाइटेड नेशन का ये जो कन्वेंशन है और जो चार्टर है, ये जब भी साइन कर लिया जाता है, मतलब जब भी ये साइन करके किसी बॉडी को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया जाता है, तो उसको वो सारे राइट्स मिलते हैं इंटरनेशनल बॉडी के, और सारे प्रिविलेज और प्रोटेक्शन मिलते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड करता है अपनी बॉडीज को। ठीक है, हेडक्वार्टर अग्रीमेंट साइन करने से ये सीडीआरआई अब एक इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल लीगल पर्सोना हो जाएगी और ये इंटरनेशनल लेवल पे अपने फंक्शंस को और एफिशिएंटली कर पाएंगे। सीडीआरआई जो है इसको 2019 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसको इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट में एस्टेब्लिश किया गया। ये आपका समिट उस टाइम पे न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था। मेन पर्पस क्या है इस बॉडी का, कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जो क्लाइमेट चेंज के रिस्क और डिजास्टर के रिस्क को हैंडल कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्रो कर सके। इसकी मेंबरशिप जो है वो 31 कंट्रीज की है। इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर। इसके अलावा 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और 2 प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके मेंबर है। ये सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट की डील्स जो है उन्हीं के साथ मिलकर तालमेल करते हुए काम करता है। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है यूनाइटेड नेशन का ही एक फ्रेमवर्क है जो कि बात करता है रूल ऑफ फ्रेमवर्क की, कि कैसे डिजास्टर के रिस्क को इन द फ्यूचर हम लोग हैंडल कर सकते हैं और डील कर सकते हैं। इसकी रिपोर्ट्स की बात करें तो इसकी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि 2 साल में एक बार निकलती है, दैट इज ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस कैप्चरिंग द रेजिलियंस डिविडेंड। तो कुछ यहाँ कॉन्सेप्ट या टर्म्स दी गई हैं। देखिए कई बार टर्म्स के ऊपर यूपीएससी जो है वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है ना। रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी तरीके के डिजास्टर को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिव हो सकता है और उससे रिकवरी करवा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस का मतलब कि ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उससे किसी भी तरीके का डिजास्टर अगर हो भी जाता है तो उस इंफ्रा को कोई नुकसान नहीं होगा। वो सोशो इकोनॉमिक सपोर्ट जो है वो हमेशा बिल्डअप करके रखेगा सोसाइटी के अंदर। नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें हम नेचर फ्रेंडली एक्टिविटीज करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। रिसेंट हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का और बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखा जाता है और सोसाइटी का वेलबींग भी होता है। अगली बात करेंगे रिस्क टिपिंग पॉइंट की। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 के हिसाब से वर्ल्ड जो है वो रिस्क टिपिंग पॉइंट पे बहुत जल्दी पहुंच रहा है। दरअसल ये रिस्क टिपिंग पॉइंट की जो रिपोर्ट है जो भी देखी हमने, यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है। अब ये जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, ये ग्लोबल थिंक टैंक के तौर पर काम करती है और रिस्क और एडेप्टेशन के फ्रेमवर्क के ऊपर रिसर्च करती है। रिस्क टिपिंग पॉइंट होता क्या है, देखिए टिपिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का एज होना, है ना। अगर ये एज, रिस्क टिपिंग पॉइंट मतलब ये रिस्क का एज है, अगर ये एज क्रॉस हुआ तो इसका मतलब कैटास्ट्रोफिक इवेंट होंगे, नुकसान होगा। तो ये वो मोमेंट है सोशो इकोलॉजिकल इकोसिस्टम के अंदर जहां पे मतलब कितना हमारी अर्थ बफर कर सकती है, कितना हमारी अर्थ जो है वो आप बोलिए कि नुकसान झेल सकती है, ये उसकी लिमिट है। अगर उससे ऊपर नुकसान गया तो फिर तबाही होगी। ये वही हिसाब है, ये वही मूवमेंट या पॉइंट है। इसमें हम लोग कैसे तय करते हैं किस किस डायमेंशन में रिस्क टिपिंग पॉइंट देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सटिंक्शन हो रहा है अगर मतलब स्पीशीज का, तो हम कह सकते हैं कि एक्सटिंक्शन जो है उसका रिस्क टिपिंग पॉइंट आ चुका है, इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अगर इससे बियॉन्ड गया।
उसके बाद ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो है उसका भी रिस्क टिपिंग पॉइंट अब एज पे पहुंच रहा है। फिर माउंटेन ग्लेशियर बहुत ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं, स्पेस की डेब्रीज बहुत ज्यादा, स्पेस का आप वेस्ट कह सकते हैं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है जिससे मल्टीपल सैटेलाइट को आगे चल के नुकसान हो जाएगा। अनबेरेबल हीट के कारण बहुत सारे लोग जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। अनइंश्योरेबल फीचर जो है इसका भी अब क्या हो गया, रिस्क टिपिंग पॉइंट आ चुका है। अब कौन कौन से ड्राइवर्स होते हैं जिससे कि रिस्क टिपिंग पॉइंट बहुत तेजी से पहुंच जाता है, ये बहुत तेजी से आ जाता है। सबसे पहले तो हमारे द्वारा की जाने वाली ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कारण, उसके बाद लैक ऑफ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद ग्लोबल डिमांड का प्रेशर ज्यादा होना या फिर इनइक्वालिटी होना डेवलपमेंट के अंदर और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में। देखिए सिक्किम के अंदर साउथ लोहनक नाम की लेक का जब सदर्न बैंक टूटा तो उसी से ये फ्लड वहां पे आया। नाम से क्लियर है, देखिए आपने ग्लेशियर्स के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, है ना। ग्लेशियर्स को ऐसे बोलिए हिम पर्वत, है ना, पहाड़, वो पर्वत जो बर्फ से घिरे रहते हैं। तो ग्लेशियर के पर्वत के आसपास ही ग्लेशियर लेक्स होती है ना, वहां पे ग्लेशियर्स का ही आके पानी जो है वो एक तरीके से जमा हो जाता है। जब ये लेक टूटती है तो इससे जो फ्लड आता है उसी को बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये सिक्किम के अंदर इस लेक के अंदर क्यों आया होगा, आम सी बात है, इस लेक के अंदर या तो पानी बहुत ज्यादा हो गया होगा या मेल्टिंग बहुत जल्दी होगी होगी पानी की। तो देखिए दरअसल ये लेक जहां पे बनी थी जो कि ग्लेशियर के पानी को होल्ड कर रही थी, तो ऊपर से ज्यादा ग्लेशियर मेल्टिंग होने के कारण इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो ये लेक फट गई। इसके अलावा क्लाउड बर्स्ट हुआ था इस एरिया में जिस कारण एकदम इंटेंस बारिश हुई कुछ ही घंटों के अंदर और ये लेक जो थी ये ओवरफ्लड हो गई या ओवरफ्लो हो गई। इसके अलावा चुंगथांग डैम है इसी के पास सिक्किम के अंदर, किस नदी पे है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस डैम का पानी जब छोड़ा गया तब भी इस लेक में वो पानी जो है वो एक्सेसिव हो गया जिस कारण इस लेक का सदर्न बैंक टूट गया। सो ग्लेशियर लेक और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट, इसके बहुत इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं और इंडिया में इसकी टेंडेंसी काफी ज्यादा भी है। ग्लेशियर लेक्स लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर होते हैं जो किसी भी मेल्टिंग ग्लेशियर के सामने आगे पीछे बनती है। और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या है, उस मतलब लेक का सडनली फट जाना ताकि उससे पानी जो है वो फ्लड के फॉर्म में बाहर निकलता है। अब यहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का इंसिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्या था, केदारनाथ के अंदर हुआ था उत्तराखंड में, फिर चमोली में हुआ था, फिर सिक्किम में। दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स कैन बी यूज्ड इन द मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, अगली बात करेंगे अर्थक्वेक स्वाम के बारे में। देखिए एक तो होता है अर्थक्वेक आना यानी कि भूचाल आया, धरती हिली और हमें पता लग गया पीक, मतलब हमें पीक का मैग्नीट्यूड पता लग गया कि कितने का आया था अर्थक्वेक, 6.5 का आया था, 6.6 का, जितने का भी। अर्थक्वेक स्वाम का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर पीक डिसाइड नहीं हो पा रहा, ऐसे अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी लगातार चलती जा रही है, धीरे धीरे करके हल्के झटके लगातार आते जा रहे हैं। तो आइसलैंड के अंदर 24 घंटे में इस तरीके के 2200 अर्थक्वेक देखे गए, 2200। ठीक है, इसी को बोला गया अर्थक्वेक स्वाम। तो अर्थक्वेक जब भी आता है तो हमारे जो मतलब हमारी जो धरती है उसके ऊपर रिकग्नाइज करते हैं हम लोग सीज्मिक वेव्स को। सीज्मिक अर्थ की जो स्टडी है, अर्थक्वेक की स्टडी, उसको सीज्मिसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, सीज्मिक वेव्स हमें बताती हैं कि अर्थक्वेक जो है वो आया है, फिर पता लगता है कितनी इंटेंसिटी का आया उनको स्टडी करके। सीज्मिक वेव्स दो तरीके की होती हैं, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में आपने, बॉडी वेव्स और आपकी अर्थ रॉक की जो सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स जो है इसमें पी और एस वेव्स होती हैं, सरफेस वेव्स में रेले और लव वेव्स होती हैं। एस वेव्स जो है ये सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल कर सकती हैं, पी वेव्स जो है ये सॉलिड लिक्विड दोनों से ट्रेवल कर सकती हैं। अर्थक्वेक स्वाम क्या होगा, मतलब सीक्वेंस ऑफ मेनी अर्थक्वेक जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड में एकदम से आते जाते रहते हैं। ये कुछ घंटों तक, दिनों तक चलता रहता है। आइसलैंड में ये 24 घंटे चला। इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो लो टू मॉडरेट मैग्नीट्यूड की होती है, पर कभी कभी इन्हीं स्वाम में एक बड़ी सी पीक का अगर मैग्नीट्यूड आया तो उससे डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ये शैलो डेप्थ पे ही होते हैं, ज्यादा गहराई पे नहीं होते, अर्थ की क्रस्ट के बिल्कुल पास ही होते हैं। रीजन क्या है आइसलैंड के अंदर ये चीज आने का, अब देखिए आइसलैंड का जब आप लोकेशन देखेंगे ना एटलस के ऊपर, तो वहीं के पास से गुजरती है मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज जो है, अटलांटिक ओशन का शेप कैसा है, एस शेप है ना, इसी के बिल्कुल किनारे किनारे बनी हुई है रिज। रिज क्या होती है, रिज समुद्र के अंदर वो एरिया है जहां से आपका मैग्मा जो है वो लावा के फॉर्म में बाहर आता है समुद्र की डेप्थ के ऊपर। ठीक है, सो दरअसल मिड अटलांटिक रिज का जो एरिया है इसका मतलब सेंटर में कहीं ना कहीं आपका वॉल्केनिक स्पॉट बने हुए हैं जहां से लावा बाहर आ रहा है। तो ये फ्रेजाइल एरिया हो गया, प्लेट्स का मतलब यहाँ पे कॉलिजन या फिर आप कह लीजिए डिसरप्शन हो रहा है। तो मिड अटलांटिक रिज के क्लोज होने के कारण आइसलैंड में ये वाला आपका जो केस था वो देखने को मिला स्वाम्स का। इसके अलावा यहाँ पे हॉटस्पॉट का भी एरिया है, तो वर्टिकली हॉट मॉल्टन जो आपकी रॉक है वो जब गर्म लावा फॉर्म में बाहर आता है मेंटल से, तो उस कारण भी, गर्मी बढ़ने के कारण भी आपका प्लेट का मूवमेंट खिसकने में ज्यादा हो जाता है। आइसलैंड यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है।
इसके अलावा यहाँ पे दो मेजर अर्थक्वेक जोन है, एक है आपका माउंट फैग्रेट्स फॉल, एक है आपका माउंट एजवेल फॉल वॉल्केनो। मैंने प्रोनाउंस गलत किया होगा ऑब्वियसली, पर ये नाम ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म देखिए, जैसा मैंने बोला आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स हैं, तो सबसे पहले आपकी डिटेक्ट होती है बैकग्राउंड नॉइस, उसके बाद आती है आपकी पी वेव, उसके बाद आती है एस वेव, उसके बाद आती है आपकी सरफेस वेव्स। तो इसका मतलब पी वेव जो है अगर सबसे पहले आ रही है तो पी वेव की वेलोसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है, सबसे कम वेलोसिटी है आपकी सरफेस वेव्स की, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये सरफेस वेव सबसे एंड में इसलिए भी आती हैं क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस जो है वो तय करके आती हैं, और लंबे डिस्टेंस से ही धरती के क्रस्ट से होते हुए हमें डिटेक्ट होती हुई नजर आती हैं। अगली बात एटमॉस्फेरिक पर्टुर्बेशन के बारे में, एक स्टडी में ये पाया गया कि जितने भी छोटे छोटे अर्थक्वेक होते हैं उनका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन आपको आयनोस्फीयर में देखने को मिलता है। देखिए आयनोस्फीयर तो एक एटमॉस्फेयर की लेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मेसोस्फेयर हो गया, एक्सोस्फेयर हो गया, उसी में आपकी आयनोस्फेयर आती है। तो ये धरती के अंदर होने वाले अर्थक्वेक का यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो देखने को मिलता है इसी को बोलते हैं सीआईपी। अर्थक्वेक जो है वो कुछ आयनोस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं, इन्हीं डिस्टर्बेंसेस का नाम सीआईपी है। दरअसल जब भी आपकी क्रस्ट मूव करती है और अर्थक्वेक आता है तो उस क्रस्टल मूवमेंट के साथ कुछ वर्टिकल वेव्स जो है उनका रिफ्लेक्शन निकलता है। वो जो रिफ्लेक्शन होता है वो अकाउस्टिक वेव्स की फॉर्म में होता है ना। इसमें होता क्या है, जो भी रिफ्लेक्शन मान के चलिए अर्थक्वेक आने से निकलेगा तो आयनोस्फीयर के अंदर जो भी अकाउस्टिक वेव्स हैं वो सारी वेव्स का रिफ्लेक्शन जब आयनोस्फीयर की वेव्स के साथ टकराएगा तो उसी के टकराने से आपका सीआईपी जनरेट होगा। ये जो वेव्स हैं अर्थक्वेक वाली ये प्रोपेगेट करती हैं, आयनोस्फीयर तक पहुंचती हैं, और अगर कई बार ऐसे पहुंच जाती हैं कि वहां पर जाके जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है और सैटेलाइट्स हैं उनको भी डैमेज कर सकती हैं। सो इसीलिए आपको सीआईपी टर्म को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे लैंडस्लाइड इन हिमालयास के बारे में। सिलक्यारा बारकोट टनल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में थी, जो कि कोलैप्स हुई थी लैंडस्लाइड के कारण, जिसमें बहुत सारे मजदूर फंसे भी रहे थे, और जब ये मजदूर निकाले गए थे तो फाइनली रेड होल माइनिंग नाम की टेक्निक को यूज करके इनको वहां से निकाला गया था। सो सिलक्यारा बारकोट टनल यमुनोत्री को धारासू रोड के साथ कनेक्ट कर रही थी, और ये एक्चुअल में चार धाम प्रोजेक्ट का पार्ट है। चार धाम प्रोजेक्ट एक ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट है जो कि चार धाम को कनेक्ट करेगा आपस में। इसके ऊपर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। टनल जो है ये दरअसल लाइमस्टोन के एरिया में बन रही थी, इसलिए लाइमस्टोन जो है जब गीला हो जाता है तो चिकना हो जाता है, तो गिरने का आसार ज्यादा रहता है ना, तो इसलिए ये कोलैप्स भी हो गई क्योंकि कुछ चीजों का प्रिकॉशन इसमें नहीं लिया गया था। मतलब इसके जो लूज पैच थे उसमें पानी सिप सिप करके जाता रहा, तो ये एकदम से लूज होकर मटेरियल कोलैप्स हो गया। अब हिमालयस और एल्प्स के बीच में क्या डिफरेंस है, देखिए दोनों ही आपके जो है मतलब माउंटेन्स हैं, एक तरीके से फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं। हिमालयस जो है वो थोड़े से यंग है एज कम्पेयर टू एल्प्स, और जो हिमालय का फॉर्मेशन है वो इंडिया और यूरेशिया की प्लेट जो है उसके कॉलिजन से हुआ है, जबकि जो एल्प्स हैं आपके ये पर्टिकुलरली आपको यूरोप के एरिया में देखने को मिलेंगे। ये तब बने थे जब आपकी अफ्रीका और यूरेशिया की प्लेट आपस में टकराई थी। टेक्टोनिक एक्टिविटी को अगर देखा जाए तो हिमालय इज मोर एक्टिव इन टर्म्स ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, जबकि एल्प्स जो है उसमें ज्यादा सीज्मिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती, लेकिन टेक्टोनिकली एक्टिव जरूर है। अब जियोलॉजिकल फीचर में अगर आप देखेंगे तो क्योंकि हिमालय यंग है, यंग जो होता है माउंटेन उसके अंदर डीप वैली वी शेप की वैली देखने को मिलती है। एल्प्स पुराने हो चुके हैं तो यहाँ पे वी शेप की वैली नहीं मिलती है, यू शेप की वैली और थोड़े से राउंडेड माउंटेन मिलते हैं, हाई पीक नहीं मिलती है, ठीक है। अब चलेंगे इस टनल के ऊपर, इंसिडेंट के ऊपर दोबारा से। हिमालयस में इस तरीके की लैंडस्लाइड आते क्यों हैं? देखिए एक तो जियोलॉजिकली हिमालयस जो है ये इनका जो रॉक टाइप है वो इतना ज्यादा सॉलिड नहीं है, फॉल्ट लाइन बहुत सारी है, तो सिस्मिसिटी का चांसेस ज्यादा रहता है। मॉर्फोलॉजिकली भी अगर आप देखेंगे तो हिमालयस जो है ये दरअसल अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से मिले हैं, बने हुए हैं। आप शिवालिक वाली साइड में चले जाइए, आपको वहां पे रेत बजरी मिट्टी मतलब इस तरीके से जुड़ी हुई मिलेगी कि कभी भी ज्यादा पानी उसके ऊपर डालोगे तो वो पहाड़ जो है वो ढह जाएगा, है ना। सो दरअसल इसका जो मतलब मटेरियल है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, बहुत लूज सेडिमेंट से इनका फॉर्मेशन हुआ है। हाई वाटर टेबल है यहाँ का, जिस कारण पानी जो है वो लगातार पहाड़ों में रिसता रहता है। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजिकल अगर रीजन देखा जाए तो स्नो और आइस का जो एक्यूमुलेशन है वो टनल्स में कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस कारण वहां चिकनाहट आ जाती है। क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट के कारण जब ज्यादा बारिश होती है तब भी ऐसी टनल्स कोलैप्स हो जाती हैं। एंथ्रोपोजेनिक मतलब हमने जब बनाया टनल तो ध्यान नहीं रखा डिजाइन का, हमने क्लाइमेट चेंज को भी टेक केयर नहीं किया बनाते टाइम, तो आम सी बात है नुकसान होना ही था, है ना। अब लैंडस्लाइड को टैकल करने के लिए कुछ इनिशिएटिव अगर देखे जाएं तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग का जो प्रोजेक्ट है वो निकाला गया था, जिसमें जो भी एरिया लैंडस्लाइड प्रोन है उनका मैप तैयार किया गया है। ये सब आपका लैंडस्लिप प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जब हम देख लेते हैं कि कौन सा एरिया लैंडस्लाइड मैप में आता है तो वहां पे लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है ताकि ऐसे इंसिडेंट को रोका जा सके। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी और कुछ गाइडलाइन भी निकाली थी लैंडस्लाइड को प्रिवेंट करने के लिए। क्योंकि अब टनल के
कंस्ट्रक्शन में भी थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं वीकनेस था। तो टेक्निक्स क्या क्या होती है टनल को कंस्ट्रक्ट करने की? एक तो कन्वेंशनल मेथड होता है, जैसे हथौड़ी शेना लेके है ना टनल बनाना। दूसरा होता है ड्रिल और ब्लास्ट मेथड, मतलब सीधा सा रॉक जो होती है उसके अंदर छेद कर दिया जाता है, फिर वहां एक्सप्लोजिव लगाकर उसको उड़ा दिया जाता है, तो टनल का थोड़ा सा रास्ता प्रिपेयर हो जाता है। हिमालयस में बहुत सारी टनल्स ऐसे बनाई गई हैं, लेकिन कई बार जब आप उड़ाते हैं एक्सप्लोजन के साथ तो आसपास के एरिया में भी नुकसान हो जाता है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कुछ और मेथड है जैसे न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, फिर आपका ड्रेनेज, रीइंफोर्समेंट, एक्सकेवेशन और सपोर्ट सोल्यूशन। फिर मैकेनाइज्ड मेथड में आता है टनल बोरिंग मशीन का मेथड, जिसमें हम लोग रॉक जो होती है उसको फ्रंट से बोर करते हैं, लेकिन बैक जो होता है टनल का उसको सपोर्ट देते हैं ताकि जो पहाड़ है उस पर नुकसान ना पहुंचे। लेकिन ये मेथड आपका ड्रिल और ब्लास्ट मेथड से एक्सपेंसिव है, बट स्टिल इट इज मच सेफर। इसके अलावा अंडरग्राउंड जो टनल बनाई गई थी दिल्ली मेट्रो में, उसमें आपका यही मेथड टनल बोरिंग मशीन वाला यूज किया गया था। और कुछ मेथड में आपका रोड हेडर भी आता है। अब जैसा मैंने बोला, जो भी मजदूर उसमें फंसे हुए थे उनको रैट होल माइनिंग नाम की टेक्निक से निकाला गया। देखिए, रैट होल माइनिंग जो है दरअसल माइनिंग की एक पुरानी टेक्निक है, जिसको कि मेघालय के अंदर हमेशा अपनाया जाता है। मेघालय के अंदर जो आपका कोयला मिलता है वो काफी ज्यादा थिन है। उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, मतलब बिल्कुल एक इंसान जितना छेद जो है वो पहाड़ में किया जाता है। एक इंसान गहरा चलते चलते अंदर जो है वो धंसता जाता है, फिर अंदर से जो है कोयले को खुरेद खुरेद के निकालता रहता है और एक ऐसी टनल बनाता है जैसे चूहा नहीं बनाता अपना रास्ता, बिल बिल बनाते बनाते फिर दूसरे रास्ते से वो बाहर आ जाता है। पर एक ही इंसान के जाने भर की जगह जो है वो बनाई जाती है इस टनल के मेथड में। सो रैट होल माइनिंग मेथड जो है इसको उत्तरकाशी टनल कोलैप्स में रेस्क्यू के लिए यूज किया गया, जिसमें कि हम लोग ग्राउंड जो है उसको डिग करते हैं पुराने ट्रेडिशनल मेथड से। तो मेघालय में इसको यूज किया जाता था। एनजीटी ने 2014 में इसको बैन कर दिया। कहने का मतलब ये था, उनका मानना था कि जो भी इसके अंदर वर्कर जाते हैं उनके लिए वो सेफ नहीं है एरिया, है ना, जब वो ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोयले की माइनिंग माइंस और मिनरल एक्ट के तहत हो रही है तो एनजीटी का बैन इस पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन रैट होल माइनिंग से कुछ एसोसिएटेड चैलेंज हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन बहुत होता है, वाटर पॉल्यूशन बहुत होता है, वेंटिलेशन नहीं रहता, जब एक ही बंदा अंदर है तो मान लीजिए सांस लेने को दिक्कत हो जाएगी, है ना, ये सारी चीजें। और बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, सबसे मेजर इशू। नेक्स्ट बात करेंगे हीट वेव्स के बारे में। गवर्नमेंट की 5 मेंबर टीम है जिन्होंने हीट वेव से जो वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स हैं उनको मतलब उनको ऑब्जर्व किया था, उनमें मुआयना किया था। हीट वेव क्या होती है? देखिए, एक एयर टेम्परेचर का कंडीशन है, जब वो मतलब वो कंडीशन जो है जब वो फैटल बन जाता है, मतलब किसी की मौत हो जाए उस एयर टेम्परेचर से, तो हम बोलते हैं हीट वेव आ चुकी है। इसको अब डिफाइन कैसे करेंगे? हम कुछ टेम्परेचर का थ्रेशहोल्ड सेट कर देंगे, लिमिट सेट कर देंगे। अगर उस लिमिट से टेम्परेचर ज्यादा हो गया तब हम बोलेंगे कि हीट वेव आ चुकी है। जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि हीट वेव तब कही जाएगी जब आपका प्लेन्स का जो एरिया है, मैदानों का, वहां पे 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर चला जाता है ज्यादा या उसके आसपास जाता है तो हीट वेव है। पहाड़ी राज्यों में अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया, उससे ऊपर गया, तो देन हीट वेव है। इसके अलावा एफर्ट क्या क्या है इसे डील करने के लिए? नेशनल एक्शन प्लान निकाला गया था हीट रिलेटेड इलनेस के लिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा 2021 में निकला था, जिसमें बताया गया है कि हीट वेव के क्या चैलेंजेस हैं, इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती है, इसको मैनेज कैसे करना है। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा हीट वेव की गाइडलाइन भी निकाली गई थी, विच मीन्स कि हीट वेव को अब हम डिजास्टर कंसिडर करते हैं। यहाँ देखिए, आईएमडी के द्वारा कुछ कलर कोड जारी किए जाते हैं और ये कलर कोड बताते हैं कि हीट वेव है कि नहीं है। अगर तो इसमें ग्रीन कलर है तो बोलेंगे नॉर्मल डे है, अगर येलो अलर्ट जारी कर दिया तो हीट अलर्ट है, अगर ऑरेंज कलर का अलर्ट जारी है तो मतलब बहुत ज्यादा सीवियर हीट है, तब आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। रेड अलर्ट का मतलब आपको अपने घरों के अंदर ही रहना ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि तब है एक्सट्रीम हीट अलर्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वही डायग्राम से बताया गया है कि हीट वेव कैसे मानी जाएगी, ठीक है, कौन सी कंडीशन में मानी जाएगी। यहाँ पे जो हमने 40 डिग्री सेल्सियस का क्राइटेरिया लिया है, इसको नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर बोला है हमने। ये नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर हमने कैसे डिसाइड किया? जो आपका 1970 से लेकर 99 के बीच का जो पीरियड था, प्री मानसून का सीजन जब हुआ करता था, उस टाइम पे जितना डेली टेम्परेचर होता था उसका नॉर्मल टेम्परेचर कंसीडर करके हमने एक लिमिट जो है वो सेट कर दी है। हीट वेव जो है मैक्सिमम टेम्परेचर पे ही डिक्लेयर की जाती है, अदरवाइज नहीं की जाती। और जो आपके जितने भी लोकेशन है इंडिया के अंदर, अगर हम कंसीडर ना करें, बीट द प्लेन्स, बीट द हिल्स, है ना, अगर हम सिंपली कंसीडर करें तो 45 डिग्री सेल्सियस अगर आपका सारी लोकेशंस पे टेम्परेचर गया तो डेफिनेटली हीट वेव है। सिमिलरली कोस्टल एरिया में 40 डिग्री सेल्सियस गया, देन हीट वेव है। अब बात करेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। तो देखिए, ये मेट्रोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंट्री के अंदर। 1875 में गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने इसको स्टैब्लिश किया था। इसकी नोडल मिनिस्ट्री अर्थ साइंस है और इसके 6 रीजनल सेंटर्स हैं और ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरनेशनल लेवल पे टाइड है। अब बात करेंगे मैरीन हीट वेव की। देखिए, मैरीन माने समुद्र, समुद्र के अंदर उसकी टेम्परेचर, पानी
का बढ़ जाना, उसको बोलते हैं हम समुद्र की हीट वेव, है ना। मेरीन हीट वेव की स्टडी के लिए फोरकास्ट जो निकलता था प्रोजेक्शन, उसको 2024 तक एक्सटेंड किया गया है WMO के द्वारा। मेरीन हीट वेव का मतलब क्या होता है, जो आपका रीजनल ओशियन का एरिया है वहां पे वार्मिंग जो है वो काफी लंबे समय से हो रही है, परसिस्टेंट है, काफी मतलब लगातार है, तो हम बोलेंगे कि वहां पे मैरीन हीट वेव है। इंडिया के केस में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों में ये चीज देखने को मिलती है। इसका कॉज क्या होता है, ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग इज द रीजन, राइट। इसके अलावा जो आपका नॉर्मल सी का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से 3 से 4 डिग्री जब ज्यादा हो जाता है देन हम बोलते हैं मैरीन हीट वेव है। सेल्सियस में ये कैसे मापा जाता है, पिछले 5 दिनों का एवरेज टेम्परेचर चेक किया जाता है। जब भी आपका एलनीनो आता है, एलनीनो से भी हीट वेव जो है वो इंटेंसिफाई हो जाती है मैरीन एरियाज की। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सालों तक या हफ्तों तक ये रह सकती है। इसके अलावा पिछले 10 सालों में जो आपका टेम्परेचर था मैरीन का वो 50% तक राइज हो जाता है। इम्पैक्ट मेरीन स्पीशीज जो होते हैं, फिशेज तो देखिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही स्टे कर सकती हैं, अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट होता है तो उनका सारा सिस्टम मेटाबॉलिज्म बदल जाता है। तो मेरीन स्पीशीज के लिए सबसे ज्यादा थ्रेट है, क्योंकि सीधी उनकी फिर होती है मौत। फिर माइग्रेशन का पैटर्न बदल जाता है जानवरों का। कोरल ब्लीचिंग बहुत होती है, बिकॉज कोरल कैन ऑल्सो सर्वाइव अप टू सम एक्सटेंट ऑफ टेम्परेचर। ह्यूमंस की बात करें तो हरिकेन्स वगैरह, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो आते हैं, है ना, उससे बहुत इंटेंसिफाई हो जाती है ये सिचुएशन। प्रेसिपिटेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में आ रहा है तो ऑब्वियसली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सफिशिएंट रेनफॉल इसका मिलेगा, लेकिन नुकसान पहुंचेगा मैरीन लाइफ को। साइक्लोन्स की बात करेंगे, देखिए बहुत सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसका नाम रखा गया मिशोंग, ये देखने को मिला आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पे जब हिट किया। साइक्लोन मिशोंग चौथा ट्रॉपिकल साइक्लोन है बे ऑफ बंगाल में इस साल के अंदर, मतलब 2023 की बात कर रहे हैं। नेम जो मिशोंग है ये म्यांमार ने इसका बताया था। और अभी नेमिंग की बात की जाए तो नेमिंग जो है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स के द्वारा डिसाइड की जाती है इंडिया के अंदर। और साइक्लोन की जो नेमिंग है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, ये 2004 में स्टार्ट हुई थी। हर एक कंट्री को मतलब एक मौका दिया जाता है, वो अपने हिसाब से साइक्लोन के नाम बता देते हैं, फिर लिस्ट तैयार हो जाती है, तो जो भी साइक्लोन आता है उस लिस्ट से उसका नाम रख दिया जाता है। साइक्लोन्स की बात करें तो कैसे बनते हैं, देखिए एक बहुत लार्ज सिस्टम ऑफ एयर होना चाहिए जो कि लो प्रेशर एरिया के आसपास इंटेंसिफाई हो जाए। लो प्रेशर का एरिया क्या होता है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी। अगर हवा वहां से उठ गई तो ऑब्वियसली वहां से प्रेशर रिलीज हो गया, तो बोलेंगे वहां पे लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर का एरिया जो होगा अगर वो बहुत इंटेंसिफाई होगा और इसके आसपास हवा घूमने लग जाएगी, कौन सी हवा घूमेगी, हाई प्रेशर की हवा घूमेगी इसकी तरफ अट्रैक्ट होके, है ना। जब वो घूमने लगेगी और वर्टिकली बहुत राइज कर जाएगी तो उससे बनता है आपका साइक्लोन। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा बताया गया कि जो भी आपकी स्पाइरलिंग विंड है, स्पाइरल टाइप विंड, वो जब रोटेट करते करते ऐसे ट्रॉपिकल एरिया में घूमती है तो उसको साइक्लोन कहते हैं। ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, सदर्न में क्लॉकवाइज। क्यों घूमती है, एक फोर्स की वजह से। उस फोर्स का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कौन कौन सी कंडीशन होती है साइक्लोन के बनने के लिए, देखिए एक तो टेम्परेचर का जो सरफेस है उसका मतलब ओशियन का जो आपका सरफेस है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। कॉरियोलिस फोर्स होनी ही चाहिए, आपका आंसर यहीं पे आ गया, इसी फोर्स की वजह से ऐसे घूमती है ये, ठीक है। इसके अलावा वर्टिकली जो राइज करती है उस विंड स्पीड में ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जब वर्टिकली हवा एकदम राइज करेगी, अगर ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो बिल्कुल सीधा राइज करेगी, है ना, वो प्रेशर सस्टेन रहेगा। अगर वर्टिकली ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर जाएगी तो प्रेशर टूट जाएगा, इसीलिए कहा है कि स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए। इसके अलावा लो प्रेशर का वीक एरिया ऑब्वियसली होना चाहिए और अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए सी लेवल सिस्टम के ऊपर। आपने डायग्राम देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर साइक्लोन का, बीच में होती है साइक्लोन की आई, आंख ऑफ साइक्लोन इसको कहा जाता है ना। ये क्यों बनती है, क्योंकि जब ऐसे हवा राइज करती है तो ऐसे डाइवर्ट हो जाती है और समुद्र के ऊपर ही खास करके ये साइक्लोन बनते हैं। क्यों बनते हैं जरा रीजन बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दिस इज अ स्टैटिक टॉपिक। और ध्यान रखिएगा तो ये जो डाइवर्जेंस है ये बहुत जरूरी है सी लेवल सिस्टम में कुछ हाइट पे जाके। रिसेंट साइक्लोन जो न्यूज में चल रहे थे, ध्यान रखेंगे, साइक्लोन इल्सा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, साइक्लोन मोचा इसको सुपर साइक्लोन बोला गया म्यांमार कोस्ट पे, साइक्लोन मिथिली बांग्लादेश की कोस्ट पे था, साइक्लोन स्टॉर्म के तौर पर ये उभरा था। साइक्लोन स्टॉर्म तब कहते हैं जब स्पीड जो होती है साइक्लोन की विंड की वो 62 से 88 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। डीप डिप्रेशन तब कहेंगे जब इसकी स्पीड 50 टू 61 किलोमीटर पर आवर होगी। डिप्रेशन तब रहेगा जब 31 टू 61 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब डिप्रेशन सबसे कम स्पीड है, डीप डिप्रेशन उससे ज्यादा है, साइक्लोनिक स्टॉर्म उससे ज्यादा है। अब बात करेंगे फुजीवारा इफेक्ट की। नेशनल वेदर सर्विस के द्वारा जब दो हरिकेन्स या फिर दो साइक्लोन, मतलब मान के चलिए ऐसे दो साइक्लोन है वो और दोनों ही सेम डायरेक्शन में ऐसे घूम रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, जब ये घूमते घूमते एक दूसरे के पास आते हैं तो बहुत इंटेंसिटी के साथ डांस करने लग जाते हैं या मर्ज हो जाते हैं और मर्ज होके कॉमन सेंटर बनाते हैं और बहुत बड़े बन जाते हैं। इसी को बोलते हैं कॉमन सेंटर के साथ बना हुआ आपका साइक्लोन और ये बनता है फुजीवारा इफेक्ट से। इससे मेगा साइक्लोन क्रिएट होता है जिससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और ये सबसे पहली बार वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में देखने को मिला था 1964 में। इसका जो नाम है फुजीवारा
ये रखा गया है सुखुई फुजिवारा के नाम पे। उन्होंने 1921 में जापान के अंदर इस नाम को आइडेंटिफाई किया था। और फिनोमिना कब देखने को मिला? 1964 में। अगली बात करेंगे ड्राउट अर्ली वार्निंग सिस्टम की। देखिए सूखा पड़ने से बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, क्योंकि सूखे के कारण एग्रीकल्चर या फिर फूड पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो बेसिकली ड्राउट अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो पहले से बता देता है कि ड्राउट के लिए प्रिपेयर रहिए। तो 30% इंडिया का जो लैंड एरिया है उसमें सितंबर 2023 तक डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ड्राउट्स देखने को मिले। इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं सिस्टम के, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग जारी कर सकते हैं ड्राउट से रिलेटेड। तो इसमें ये ऑब्जर्व करते हैं पहले तो सिस्टम को, है ना, कि कितना पानी है, कितनी रेनफॉल हुआ, ताकि ड्राउट देखा जा सके पड़ा है कि नहीं। फिर प्रिडिक्शन की जाती है उसकी, फिर प्लानिंग की जाती है अगर सूखा पड़ेगा, कम्युनिकेशन किया जाता है और फिर रिसर्च भी की जाती है। सो ड्राउट अर्ली वार्निंग सिस्टम इंडिया का रियल टाइम ड्राउट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है और इसको आईआईटी गांधीनगर के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। रियल टाइम मतलब बिल्कुल रियलिटी में आप चेक कर सकते हैं, रियल ग्राउंड लेवल पे जाकर कि हाँ उस एरिया में सूखा है कि नहीं है, सारी कंडीशंस को चेक करते हुए। तो ये एक नेटवर्क है रीजनल और नेशनल पार्टनर्स का, ताकि एकदम इंटीग्रेट और टाइमली इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा सके ड्राउट से रिलेटेड। तो ड्राउट जो है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए दो इंडेक्स हैं, एक तो है स्टैंडर्डाइज्ड सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स, एक है स्टैंडर्डाइज्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स। देखिए नाम पे ही जाएंगे, ज्यादा पढ़िए मत, सिर्फ लॉजिक लगाइए और समझिए। सॉइल मॉइस्चर मतलब अगर मिट्टी का मॉइस्चर एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे चला गया तो हम बोलेंगे वहां ड्राउट है ना। तो ये अमाउंट ऑफ वाटर चेक करेगा कहाँ पे? मिट्टी के अंदर उगने वाले पौधों में, क्योंकि मिट्टी से पौधे उगते हैं ना। तो अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल टू द प्लांट अगर ये वेरी कर जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है तो फिर ड्राउट है। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करेगा आपके रेनफॉल के डाटा को, बारिश को, बिकॉज प्रेसिपिटेशन बारिश होती है। ड्राउट जो है ये 3 तरीके के होते हैं। एक तो हो गया आपका मेट्रोलॉजिकल ड्राउट। मेट्रोलॉजिकल मतलब क्या होता है? मौसम विभाग की जानकारी, बारिश वगैरह की जानकारी। तो ये जो ड्राउट है इसमें क्या देखा जाता है कि प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश जो है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर नॉर्मल लेवल से बहुत कम हो चुकी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो हम बोलेंगे कि मेट्रोलॉजिकल ड्राउट है। नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। इसमें क्या देखेंगे कि पानी के जो सोर्सेज हैं सरफेस पे, सरफेस की वाटर सोर्सेज क्या होते हैं? जैसे आपका तालाब हो गया है ना, सरफेस या सब सरफेस वाटर की अगर सोर्सेज में या वाटर सप्लाई में डेफिशिएंसी आई है, वहां पे नॉर्मल लेवल पे जितना पानी हुआ करता था उससे नीचे चला गया तो हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट है। एग्रीकल्चर ड्राउट का मतलब कि सॉइल का जो मॉइस्चर है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, उस एरिया में रेनफॉल कम हो गया है, जिस वजह से वहां पे जो क्रॉप उगाई जा सकती थी अब नहीं उगाई जा सकती ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, तो बोलेंगे एग्रीकल्चर ड्राउट है। अब बात करेंगे हम लोग ड्राउट मॉनिटरिंग की। इंडिया में ड्राउट मॉनिटरिंग के लिए नेशनल एग्रीकल्चर ड्राउट असेसमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम है जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है किसकी? एग्रीकल्चर ड्राउट की। फिर फसल नाम का एक सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म है फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रोमेट्रोलॉजी और लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन और फील्ड का जो क्रॉप है उसका फोरकास्टिंग कैसा रहेगा, कितना वो क्रॉप सक्सेसफुल होगी, उसका प्रोजेक्शन करते हैं। ये प्रोजेक्शन तभी पॉसिबल है जब हम अंदाजा लगा सकते हैं बारिश का और मॉइस्चर का, और ये सब ड्राउट से रिलेटेड है ना। उसके अलावा जो सैटेलाइट डाटा है इसरो का, उससे भी हम सूखे के कुछ इंडिकेटर्स हैं उनको मॉनिटर करते हैं। ड्राउट का मतलब क्या होता है? नेचुरल क्लाइमेट साइकिल में ज्यादा मतलब लंबा पीरियड जो है उसमें सूखा पड़ जाना, प्रोलॉन्ग्ड ड्राई पीरियड अगर आपका आ जाता है एक नेचुरल क्लाइमेट साइकिल में तो उसे ड्राउट बोलते हैं। आईएमडी के हिसाब से ड्राउट ईयर कब बोला जाता है? जब आपका लॉन्ग पीरियड एवरेज वैल्यू में जितना बारिश हुआ करता था उसमें लगभग 10% से ज्यादा डेफिशिएंसी आ गई है। इसके अलावा कब कहा जाएगा? जब आपका मोर देन 20% ऑफ एरिया जो है ये मॉडरेट या फिर सीवियर ड्राउट कंडीशन से जूझ रहा है। उसके बाद अगर आपका 68% ऑफ क्रॉप्ड एरिया जो है इंडिया में वो वल्नरेबल है तो उसको बोलते हैं इंडिया में वल्नरेबल है ड्राउट से, तो ये भी एक मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए। अगली बात करेंगे एन्नौर ऑयल स्पिल के बारे में। देखिए एन्नौर आपको पता होगा एक पोर्ट भी है ना, ये पोर्ट तमिलनाडु के अंदर है। सो देखिए इसी जगह पे रीजन है चेन्नई का, ये यहाँ पे ऑयल स्पिल देखने को मिला है। क्यों मिला? क्योंकि यहाँ साइक्लोन आया था मिचोंग, जिसके बारे में हमने पीछे देखा, जिसकी वजह से यहाँ फ्लड आया और फिर वहां पे ऑयल स्पिल हुआ। ऑयल स्पिल का मतलब तेल का बिखर जाना। तेल के टैंकर होंगे वो ऐसे मतलब मान के चले फ्लड आया ऐसे गिरे या फिर उससे तेल निकल के बिखर गया। अब ये स्पिलिंग कहाँ ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट करती है? पानी के अंदर, क्योंकि अगर हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर तो वाटर की डेंसिटी ऑयल के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है। जिस चीज की ज्यादा डेंसिटी है वो नीचे चली जाएगी। तो जब भी आपको ऑयल पानी के ऊपर गिरता है तो ऑयल ऊपर ही रह जाता है ड्यू टू लेस डेंसिटी। अगर ऑयल ऊपर रह गया तो नीचे रहने वाले जो जीव हैं, जो मैरीन स्पीशीज हैं पानी के अंदर, उनको ऑक्सीजन की कमी होगी और भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऑयल स्पिल इज अ मेजर कंसर्न। अब बात करेंगे ऑयल स्पिल की। तो दरअसल लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन जब आपका एनवायरमेंट में स्पेशली मैरीन एरिया में रिलीज हो जाता है उसी को ऑयल स्पिल कहते हैं। इसका रीजन ह्यूमन एरर की वजह से टैंकर खुल गया या नेचुरल डिजास्टर हरिकेन वगैरह आ गए। इंपैक्ट क्या है? जैसा मैंने बोला, जो आपके मैमल्स वगैरह पानी के अंदर रहते हैं
या जो बर्ड्स पानी के आसपास रहते हैं, कई बार उनके जो फेदर पंख वगैरह होते हैं उनमें इसी एबिलिटी नहीं होती कि वो जो पंख हैं वो इन हाइड्रोकार्बन को झेल सके। तो जब ये हाइड्रोकार्बन उनमें चिपकने लग जाते हैं उससे उनको बहुत इरिटेशन होता है। इसके अलावा डॉल्फिन और जो वेल होती हैं, ऑयल को इनहेल करने से उनका इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है। फिर बहुत सारों का जो आपके मैरीन स्पीशीज है उनका हार्ट डैमेज हो जाता है, स्किन में इरिटेशन होने लग जाता है। फिर क्योंकि ऑयल अब आपका ऊपर आ चुका है, नीचे पानी है, तो सनलाइट तो जाएगा नहीं समुद्र के अंदर। जब सनलाइट नहीं जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो डाउन हो जाएगा, तो वहां पे फाइटोप्लैंक्टन डैमेज हो जाएंगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट पे भी ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है क्योंकि वो अपनी कोस्ट लाइन को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। अब कुछ बायो रेमेडी की टेक्नोलॉजी है जिससे हम ऑयल स्पिल को रोक सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ऑयल जैपर। ये टेरी के द्वारा यानी कि द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया एक टेक्निक है जिसमें हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं और फिर बैक्टीरिया को ऑयल स्लज वाले एरिया में, ऑयल स्पिल वाले एरिया में छोड़ देते हैं। वो बैक्टीरिया उस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं वहां से। इसी तरीके से है ओलिवोरस एस, ये भी आपका टेरी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया एक बैक्टीरिया स्ट्रेन है। इसको भी जब आप ऑयल स्पिल वाले एरिया में छोड़ देंगे तो वहां से ये सारा ऑयल सोख लेंगे और इन जो हाई सल्फर कंटेंट होता है क्रूड ऑयल का उसको भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। कौन कौन से स्टेप इंडियन लेवल पे लिए गए हैं, जैसे नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान बनाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इसके अलावा मर्चेंट शिपिंग एक्ट जो है 1958 का, वो बताता है कैसे हम लोग समुद्र से जो पोल्यूशन होता है ऑयल की वजह से उसको कंट्रोल करेंगे। ग्लोबल लेवल पे हमारे पास इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी है। जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया इसका मेंबर है, मार्पोल का और इसका। फिर मार्पोल कन्वेंशन जो है इसको भी लिया गया है जिसमें हम लोग मैरीन एनवायरनमेंट का टेक केयर करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान की। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको बनाया गया था प्लान को, और इसकी 25th मीटिंग गुजरात के वादीनगर कोस्ट में कंडक्ट की गई। सबसे पहले इसको जो बनाया गया था ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट था 1996 में, लेकिन अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ चली गई है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जितना भी हमारा स्पिल होता है ऑयल स्पिल उसका डिटेक्शन करना, और जब वो डिटेक्ट हो गया तो उसके लिए काम करना ताकि ऑयल स्पिल का नेगेटिव इफेक्ट रोका जा सके। कुछ आगे टर्म्स है डिजास्टर से रिलेटेड, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले आपकी क्लाउड बस्ट। देखिए क्लाउड बस्ट का मतलब क्या हो गया कि 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा या उसके आसपास का रेनफॉल अगर कहीं पे भी हुआ तो हम बोलेंगे ये क्लाउड बस्ट से हुआ, क्लाउड बर्स्ट से हुआ है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है बादल का फट जाना। बादल तभी फटेगा जब वो इतना भारा हो जाएगा कि वो पानी को रिटेन नहीं कर पा रहा, रोक नहीं पा रहा, तो फटाक से फट जाएगा, है ना। एक्सटेंशन क्या है इसका, इसमें 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही, छोटे से रीजन में ही इतनी सारी बारिश हो जाती है। और इसमें जो क्लाउड बनते हैं उस बारिश के टाइम पे उनको बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। इन क्लाउड्स के बारे में अगर आपको पता हो तो ये वर्टिकली बहुत हाइट वाले क्लाउड होते हैं, बहुत लंबे हाइट वाले, ठीक है। और यही सेम ऐसा ही क्लाउड आपका साइक्लोन्स के टाइम पे भी बनता है। और वल्नरेबल रीजन कौन से हैं, देखिए ऐसे प्लेन्स के एरिया में इतनी तेज बारिश हो तो मजा आता है, लेकिन पहाड़ी एरिया में अगर जो हो जाती है ना तो बहुत नुकसान पहुंचाती है। और ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही होती है। क्यों होती है बताऊंगी अभी। तो देखिए जरा, हिमालयस हो गया, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न हिल, यहाँ पे ये मैक्सिमम होते हैं और कभी कभी प्लेन्स में भी होते हैं। अब पहाड़ों में इसके होने का कारण समझिए। ये पहाड़ है आपका, है ना। बादल कब भारी होगा, बादल में इतना ज्यादा पानी कब आएगा, जब बादल बहुत ऊंची हाइट पे जाकर बनेगा, यानी कि जो वाटर वेपर है वो बहुत हाइट पे चला गया। वाटर वेपर हाइट पे तब जाता है जब उसको पहाड़ का सहारा मिलता है, तो इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक लिफ्ट। तो पहाड़ के सहारे से वाटर वेपर ऊंचा चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है और फिर भारी सा क्लाउड बना देता है। तो दरअसल ओरोग्राफिक लिफ्ट की वजह से जो एयर मास है वो बहुत ऊंचे लेवल पे चला जाता है और फिर वहां पे जाकर बादल फट जाता है। इसके अलावा स्टेडी शावर जो है उसके कारण भी मतलब जब रेन जो होती है वो स्टेडी शावर नहीं कर पाती है, यानी कि रेगुलर रेन नहीं हो पाता। जब बादल फटना चाहिए था, मतलब छोटा सा ही जब बादल था, वो बरसता नहीं है, वो खुद को भारी करता रहता है एक्सेसिव कंडेंसेशन की वजह से, और फिर वो इतना भारी हो जाता है कि एक ही बादल इतनी सारी बारिश लेके आ जाता है। इस वजह से भी ये होता है क्लाउड बस्ट। उसके बाद बात करेंगे एवलांची की। देखिए एवलांची का क्या मतलब होता है, जब कोई भी मास है मटेरियल का, मास ऑफ मटेरियल, जैसे कि आप मानिए पहाड़ का कोई मास ऑफ मटेरियल है ना, इस पहाड़ का जो मतलब मटेरियल है वो रैपिडली अपनी स्लोप से नीचे धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाता है। इसलिए खिसकता है क्योंकि उसको पहाड़ की स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। सो अनस्टेबिलिटी जो है इस मास ऑफ पीस की जब ये आती है तो इस वजह से धीरे फटाक से, मतलब धीरे धीरे करके ऐसे, मतलब जो है उससे टूट टूट के गिरना शुरू कर देता है स्लोप से। इसी से एवलांचे आता है। ये अलग अलग तरीके के होते हैं। एक तो जैसे मैंने बोला रॉक का एवलांचे, पहाड़ का टुकड़ा गिर गया। एक हो गया आइस का एवलांचे, किसी ग्लेशियर का टुकड़ा गिर गया। फिर कुछ डेब्रिस के एवलांचे होते हैं, जैसे कि छोटे मोटे सैंडस्टोन जो है वो धीरे धीरे खिसक के गिर गए, है ना। और ये एवलांचे ऐसा सिक्किम में देखने को मिला। अगली बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की। इनको हाल फिलहाल ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्योंकि इन्होंने डिजास्टर रिडक्शन पे अच्छा काम
किया। ये एक्सीलेंस का टाइटल इनके पास 2023 से 26 तक रहेगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी जो है ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाई गई थी। इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और यूनियन होम मिनिस्टर इसके प्रेसिडेंट होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन जो कि न्यूज में थे, सबसे पहले है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। 1999 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन पर्पस क्या है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, सेंडाई फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करना, इंटरनेशनल लेवल पे डिजास्टर रिस्क जो है या रिडक्शन जो है उसके ऊपर काम करना। इसकी दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहली है 2023 ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड डिजास्टर, जिसमें ये बात की गई है कि किस तरीके से जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं उनके ऊपर डिजास्टर का इफेक्ट पड़ सकता है और उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और जो आपका सेंडाई फ्रेमवर्क है 2015 से लेकर 30 तक का, उसमें भी बात किया गया है कि कैसे हम लोग डिसेबिलिटी वाले पर्सन का टेक केयर करेंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिजास्टर। नेक्स्ट इनकी रिपोर्ट है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, जिसका थीम था मैपिंग रेजिलियंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि जो डिजास्टर की संख्या है वो पिछले 50 सालों में 5 गुना हो चुकी है। इंडिया के अंदर हीट एक्शन प्लांट जो है वो वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि इंडिया के शहरों में बहुत सारा हीट वेव देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे बचने के लिए हम लोग कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कि सहेल का जो रीजन है आपका अफ्रीका के एरिया का, वहां पे ग्रेट ग्रीन वॉल बनाई जा रही है पेड़ पौधे लगा के, ताकि सहारा डेजर्ट का एक्सपेंशन रोका जा सके। मैंने एनवायरमेंट में इसको समझाया भी था अच्छे से, है ना। इसके अलावा बताइए जरा इंडिया में कौन सा प्रोजेक्ट है सेम इसी लाइन पे फॉलो करते हुए, ग्रेट ग्रीन वॉल को फॉलो करते हुए, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आगे हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। चलिए ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहली न्यूज है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के बारे में। देखिए एल नीनो के ऊपर सेपरेट वीडियो चैनल में आपको मिल जाएगा, चैनल पे ऑलरेडी है। आप जब जाएंगे ना डिकोड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में, उसमें आपको दिख जाएगा। सो दरअसल नेचर साइंटिफिक की रिपोर्ट ने रिवील किया है कि रीजनल और टेम्पोरल वेरिएबिलिटी जो है इंडियन समर मॉनसून की, वो दरअसल एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की वजह से है। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन एक सिंगल क्लाइमेट फिनोमिना है। इसमें होता क्या है, जो आपका सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन है, उसमें जो सी सरफेस टेम्परेचर है, समुद्र की सतह का टेम्परेचर, उसमें वार्मिंग और कूलिंग जो है वो वेरी करने लग जाती है। और एल नीनो जो है ये अलग अलग फेजेस में होता है। जैसे एल नीनो 2 से 7 साल में होता है, जिसमें क्या होता है, आपका जो सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन है उसका टेम्परेचर सडनली बढ़ने लग जाता है। और ये ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन वाला एरिया कौन सा है, पेरू साइड का एरिया है ना। जब आप जाते हैं अब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो पेरू वाले एरिया में सडनली वहां पे बारिश होने लग जाती है ड्यू टू द लो प्रेशर कंडीशन। जब वहां बारिश होती है तो वहां पे जो आटाकामा डेजर्ट का एरिया है, जहां पे नहीं बारिश होनी चाहिए, वहां बारिश आती है, तो हम कहते हैं एल नीनो का एरिया आ गया। तो इम्पैक्ट क्या होता है, जब वहां एल नीनो होता है तो उस वजह से इंडिया सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कम डेफिशिएंट रेनफॉल आता है, इंडिया में मानसून जो है वो खराब हो जाता है। इसी तरीके से उल्टा फिनोमिना है लानीना। लानीना का मतलब क्या हो गया कि हाई प्रेशर का एरिया ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन पे बढ़ जाएगा, यानी कि वहां का टेम्परेचर जो है सी सरफेस टेम्परेचर वो कम हो जाएगा। कम टेम्परेचर का मतलब हाई प्रेशर हो गया ना, लो टेम्परेचर का मतलब क्योंकि ठंडी है वो जगह, तो जब वहां हाई प्रेशर हो जाता है तो मतलब वो नॉर्मल कंडीशन है, या थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन इंडेसिफाई हो गया, क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर जो है ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन पे वो बढ़ गया। उस टाइम पे हमारा जो मानसून है इंडिया का वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, इनहांस हो जाता है। दैट यू विल गेट इन द सेपरेट वीडियो, जो आप देखेंगे ना वहां पे पूरा रीजन एक्सप्लेन किया गया है। न्यूट्रल फेज भी होता है, जिसमें ना तो एल नीनो होता है ना ही आपका ला नीना होता है। इसके अलावा एल नीनो और मानसून का रिलेशनशिप देखा जाए तो इनवर्स है, मतलब अगर एल नीनो होगा तो इंडियन मानसून वीक हो जाएगा। अब अगर कनेक्शन की बात करें तो ये कनेक्शन वेरी हुआ है। जैसे 1901 से लेकर 1940 के बीच में क्या होता था कि आपका मॉडरेट से लेकर स्ट्रॉन्ग तक आपका मानसून रहता था अगर एल नीनो मजबूत होता था। लेकिन उसके बाद 1980 के पास जब एल नीनो आने लगा तो हमारा मानसून स्टेबल होने लगा। लेकिन 1981 से 2018 के पीरियड में हमारा जो एल नीनो है, एल नीनो की वजह से हमारा मानसून जो है वो वीक होने लग गया, और वो लगातार वीक ही होता है। क्यों रीजन है वीक क्यों होता है हमारा मानसून? देखिए बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या होता है, यूरेशिया का जो रीजन है वहां पे सरफेस वार्मिंग बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहां पे लो प्रेशर कंडीशन और इंक्रीज हो जाती है, जिस कारण ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन पे अगर लो प्रेशर कंडीशन आ रही है तो हमारा मानसून वीक ही होगा, जो हमने पीछे पढ़ा भी। इसके अलावा जो आपका नॉर्थ अटलांटिक का एरिया है वहां पे जो जेट स्ट्रीम होती है वो पोल्स की तरफ मूव कर जाती हैं। अदरवाइज ये जेट स्ट्रीम एक रीजन बनती है इंडिया के मानसून के लिए। फिर ग्रीन हाउस गैस की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से भी ये चीज हो रही है, और इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक एरिया में जो सरफेस विंड का सर्कुलेशन पैटर्न है वो चेंज हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जिसके कारण आपका एल नीनो जो है वो मानसून को वीक करता है। अब एल नीनो का जो इवेंट है वो पैसिफिक ओशियन पे आता है। इसके अलावा जब सेंट्रल पैसिफिक ओशियन आपका ज्यादा गर्म होता है तो उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, मानसून के ऊपर, एज कंपेयर टू अगर ईस्टर्न पैसिफिक गर्म होता है। एल नीनो के कारण जो आपका एयर का मूवमेंट है वो सबसाइड होने लग जाता है, या आप कह लीजिए एयर जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया वाले इलाके में सबसाइड होगी, वहां हाई प्रेशर बनेगा, और आपका आटाकामा डेजर्ट पे लो प्रेशर बनेगा। यही एल नीनो है, जिस वजह से आपका मानसून का रेनफॉल जो है वो इंडिया के अंदर भी सुप्रेस हो जाएगा। अब बात करेंगे कुछ और फैक्टर्स की जो इंडियन समर मानसून को इफेक्ट करते हैं।
जैसे आपका इंडियन ओशन डायपोल हो गया, पैसिफिक डेक्डल ऑसिलेशन, फिर आपका अटलांटिक मेरीडोनल ऑसिलेशन, अटलांटिक जोनल बोर्ड, ये आगे दिए हुए हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है आपका इंडियन ओशन डायपोल। देखिए यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर के द्वारा बोला गया कि एल नीनो और पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल जो है, इसके कारण आपका अबव नॉर्मल रेन इंडिया में देखने को मिलता है और कई बार फ्लडिंग भी आती है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, मैंने एक्चुअल में शायद जो वीडियो बनाया है जिसका मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ, जिसको आप देखेंगे, उसमें मैंने आपको इंडियन ओशन डायपोल के साथ कनेक्ट करके भी समझाया है। अगर नहीं बताया होगा तो मैं आप कवर कर दूंगी सेपरेटली। दरअसल होता क्या है, इंडिया में जब भी आपका एल नीनो होता है जिस कारण आपका मानसून नेगेटिव हो जाता है, उस कारण इंडिया में कायदे से बारिश नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सूखा पड़ना चाहिए। लेकिन उस केस में सूखा पड़ता नहीं है, क्योंकि जब भी एल नीनो होता है उस टाइम पे पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल की कंडीशन ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। ये दोनों कनेक्टेड है। तो इंडिया में जब भी पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होता है उसका मतलब होता है इंडिया का मानसून अच्छा जाएगा। तो ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट होगी। पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल मानसून को अच्छा लेके आएगा, एल नीनो नहीं लाएगा। तो ये आप कह सकते हैं बैलेंस हो जाती है ये चीज कि एल नीनो जिसकी वजह से इंडिया में सूखा होना चाहिए था वो नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी वजह से ही पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल बन जाता है और फिर इंडिया में कई बार इतनी भर के बारिश हो जाती है कि फ्लड भी आ जाता है। यही चीज यहाँ पे बोली गई है। इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है, देखिए इंडियन ओशन के दो साइड है, ईस्ट और वेस्ट। उन दोनों में जब आपका सी सरफेस टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस या वेरिएशन आता है उसी को हम कहते हैं आईओडी। इसको इंडियन नीनो भी कहते हैं। इसके तीन फेज है लाइक एल नीनो। सबसे पहला पॉजिटिव फेज जिसमें आपका वेस्टर्न साइड का इंडियन ओशन ज्यादा गर्म है, जो आप बोलिए अरेबियन सी के पास का और अफ्रीका के पास का एरिया है ना, वो ज्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न साइड, जिसके कारण रेनफॉल जो है उसको पुश मिलता है इंडिया की तरफ मानसून की जो विंड आती है उनको पुश मिलता है इससे, क्योंकि यहाँ पे जब वो मूव करती है इंडिया की मानसून की विंड जब यहाँ से मूव करेंगी इस वाले एरिया में, सॉरी यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव फेज में, जब आपकी ओशियन मानसून की वेव्स इस वाले एरिया से जाएंगी जहां पे आपका वार्म टेम्परेचर है, तो इनको यहाँ पे अच्छा खासा पानी मिलेगा। तो इन विंड्स को बहुत अच्छा पानी मिलेगा, यहाँ से पानी को पिक करते हुए जाएंगी और इंडिया के अंदर खूब सारा बारिश लेके आएंगी। तो इसी के कारण कहा जाता है कि जब भी आपका वेस्टर्न साइड वार्म होता है तो रेनफॉल अच्छा आता है, कई बार फ्लड भी आ जाता है। लेकिन कहाँ पे रेनफॉल खराब आ जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड ईस्टर्न साइड में हो जाएगा आपका हाई प्रेशर कंडीशन। और हाई प्रेशर कंडीशन का मतलब बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा। और ये कंडीशन कहां बनेगी, ये बनेगी इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में। नेगेटिव को उल्टा कीजिए, वेस्टर्न साइड में आपका कूल हो गया, ठंडा हो गया और वार्म हो गया ईस्टर्न साइड। इस केस में ईस्टर्न साइड में बारिश होगी बे ऑफ बंगाल के और ऑस्ट्रेलिया वाले इलाके में, लेकिन दूसरी साइड में वेस्टर्न साइड में अफ्रीका के पास बारिश नहीं होगी। न्यूट्रल का मतलब दोनों बराबर है। इंडियन ओशन डायपोल जो है इसको एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के साथ हमेशा कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि ये वॉकर सर्कुलेशन की ही एक एक्सटेंसिव ब्रांच है। वॉकर सर्कुलेशन इज अ पार्ट ऑफ एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। तो देखिए जब आपका वॉकर सर्कुलेशन होता है इसका मतलब है आपका जो साल है वो नॉर्मल है। अगर वॉकर सर्कुलेशन नहीं है तो उस साल को बोलते हैं एल नीनो का साल है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो वॉकर सर्कुलेशन की ब्रांच है एक्सटेंडेड वाली इंडियन ओशन डायपोल, इसीलिए बोला जाता है कि जब आपका एल नीनो आ भी रहा है तो तब आ जाता है कई बार पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल, तो इंडिया में तब भी बारिश रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन के बारे में। डेकेडल माने एक दशक में होने वाला आपका ऑसिलेशन। इसमें क्या होगा, आपका पैसिफिक ओशन जो है उसके ऊपर टेम्परेचर का वेरिएशन जो है वो देखने को मिलेगा, जिस कारण वहां पे साइक्लोन बहुत ज्यादा बन रहे हैं। तो इसका मतलब पैसिफिक ओशन में लॉन्ग टर्म में फ्लक्चुएशन है उसके टेम्परेचर के अंदर। इसके दो फेज हैं, एक कूल फेज जिसको नेगेटिव फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कूल फेज के अंदर, जो आपका नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए पैसिफिक का, इक्वेटोरियल पैसिफिक का, उससे आपका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, तो हम बोलेंगे कूल फेज आ गया। इसके अलावा वार्म फेज क्या होता है कि आपका जो वेस्ट पैसिफिक है वो आपका कूल हो जाता है और जो इसकी एजेस हैं ईस्टर्न साइड की वो वार्म हो जाती हैं। तो एजेस यहाँ पे ऐसे समझिए कि आपका पैसिफिक ओशियन है पूरा, इसका वेस्टर्न साइड जो है पैसिफिक ओशियन का वो आपको देखने को मिलेगा कि ठंडा हो गया है, वो कूल हो गया है, और जो ईस्टर्न साइड की मतलब इसकी एजेस है वो थोड़ी सी आपकी गर्म हो गई है, तो ये वार्म फेज हो गया। तो इसको वैक्सीज और वेन्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आप देखिए, यहाँ पे कूल टेम्परेचर है पैसिफिक ओशन के इस किनारे का, यहाँ पे वार्म टेम्परेचर है, इसमें जो वेरिएशन है इसी को बोलते हैं पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन। तो ये जो आपका वैक्सीज और वेन्स का प्रोसेस है, मतलब कि वार्म और कूल फेज का प्रोसेस, ये 20 से 30 साल तक चलता रहता है। हाल फिलहाल में जो चल रहा है आपका रिसेंट में वो वार्म फेज है, या फिर कह सकते हैं वही फेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोल्ड फेज जो है ये इतना ज्यादा नहीं चलता है, क्योंकि वार्म फेज इसलिए मजबूत है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी है, ठीक है। तो कोल्ड फेज का जो टाइम पीरियड है वो कम हो गया है। तो पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन और ग्लोबल वार्मिंग, इनमें क्या रिलेशन है। सबसे पहले देखिए जो आपका नेगेटिव पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन है, ये ला नीना फेज के साथ जब मिलता है तो अच्छा खासा बारिश लाएगा। ला नीना का मतलब बारिश को लेके आना, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट करना, ठीक है। नेगेटिव पीओडी का मतलब क्या होता है, यहाँ ऊपर देखिए ध्यान से, नेगेटिव का मतलब था कूलिंग वाला फेज, है ना, कूलिंग वाला फेज।
तो ये जब कूलिंग वाला फेज आपका ला नीना से मिलता है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए अच्छा होता है और पोस्ट मानसून मंथ में भी बारिश लेके आता है इंडिया के अंदर और इक्वेटर के पास। अब पॉजिटिव जो आपका पैसिफिक डेक्टल ऑसिलेशन है ये एलनीनो के साथ कैसे वर्क करता है, तो देखिए जब भी आपका एलनीनो का फेज रहेगा साथ में पॉजिटिव पीडीओ चला जाएगा तो वो इंडियन मानसून के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एलनीनो वैसे ही नुकसान कर रहा है। पॉजिटिव पीडीओ का मतलब क्या है कि वहां पे भी वार्मिंग होगी पैसिफिक के अंदर, और पैसिफिक ज्यादा गर्म होगा तो ही तो इंडिया का जो मतलब मानसून है वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा पैसिफिक सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक गर्म होते ही एलनीनो आता है, वहीं पे वेरिएशन आने से पैसिफिक डेक्टल ऑसिलेशन भी बन रहे हैं, तो आम सी बात है एलनीनो मजबूत हो जाएगा तो इंडिया का मानसून वीक हो जाएगा। अब नेगेटिव फेज क्या है पैसिफिक डेक्टल ऑसिलेशन का, उसके कारण कई बार कम वार्मिंग होती है, वो इतनी ज्यादा गर्मी नहीं करता है, क्योंकि नेगेटिव फेज में क्या होता है पैसिफिक का पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है, जिस वजह से टेम्परेचर जो है सरफेस वाटर का वो नॉर्मलाइज होने लग जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो भी इफेक्ट पैसिफिक पे होना चाहिए था ओशियन पे वो नहीं होता है, चाहे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कितना भी हो रहा हो। तो ध्यान रखिएगा एलनीनो का जो इवेंट है और ला नीना का इवेंट, ये सारा आपका इवेंट पैसिफिक ओशियन के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। और पैसिफिक डेक्टिडल ओशियन का इवेंट जो है ऑसिलेशन का इवेंट, ये भी पैसिफिक ओशियन में ही हो रहा है। तो ये सारे के सारे इवेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो एलनीनो और पैसिफिक डेक्टल ऑसिलेशन का पॉजिटिव फेज मतलब उसका गर्म होना, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इंडियन की मानसून को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा पैसिफिक ओशियन का ठंडा होना और लानीना फेज का एक साथ आना ट्रॉपिकल साइक्लोन लेके आएगा और इंडियन की मानसून के लिए अच्छा रहेगा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे जियोलॉजी ऑफ हिमालयस के बारे में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर 24 घंटे में मिड इंटेंसिटी के अर्थक्वेक देखने को मिले। तो रीजन क्या था, देखिए जम्मू एंड कश्मीर और आपका जो लद्दाख का एरिया है ये हिमालयन माउंटेन से बना हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं हिमालयस कैसे बने थे, जब आपकी यूरेशिया की प्लेट इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट के साथ टकराई थी। जब भी दो प्लेट टकराई होंगी तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फॉल्ट लाइन डिवेल्प हुई होंगी। जब भी ये फॉल्ट लाइन या फ्रैक्चर में डिस्टर्बेंस आता है, ये थोड़ा सा हिलती है, तो उसी के कारण यहाँ पे सिज्मिसिटी देखने को मिलती है। हिमालय का जो जियोलॉजी है जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता है क्योंकि हिमालय अलग अलग तरीके से बना है। जैसे सबसे ऊपर आपका ट्रांस हिमालय है, फिर आपका ग्रेटर हिमालय है जिसको सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं या इनर हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ पे लेसर हिमालय, फिर आपका लास्ट में है शिवालिक जिसको आउटर हिमालय भी कहते हैं। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं आपकी फॉल्ट लाइन है। जब जियोलॉजी को पढ़ते हैं कौन कौन सी फॉल्ट लाइन है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट या फिर इसको मेन फ्रंटल थ्रस्ट भी कहते हैं। यहीं से ध्यान से देखिएगा, जो आपकी ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में है उसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसके अलावा शिवालिक से नीचे जो आपका प्लेन्स का एरिया है उसके बीच में जो है उसको कहते हैं हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट या फिर मेन फ्रंटल थ्रस्ट। तो ये कहा जा रहा है कि लगभग सेंट्रल हिमालय यानी कि हम जब ग्रेट हिमालय से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो वहां से लेकर 700 किलोमीटर तक का जब स्ट्रेच आता है तो वहां हमें ये देखने को मिलता है कि जो आपकी मेन फ्रंटल थ्रस्ट बनी हुई है नीचे की तरफ उसमें किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस या रप्चरिंग नहीं है पिछले कुछ सालों से। अगर रप्चरिंग नहीं है तो चांसेस है कि वहां पे अर्थक्वेक बहुत रेयरली आने चाहिए, लेकिन अब रप्चरिंग भले नहीं है क्योंकि ये सिज्मिसिटी प्रोन है और इंडिया की प्लेट अभी भी यूरेशिया की तरफ मूव कर रही है, तो यहाँ पे सिज्मिक गैप के कारण फिर भी आपको सिज्मिसिटी देखने को मिलती है। और ये जो आपका 700 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो मेन फ्रंटल थ्रस्ट है, इनके बीच में जो 700 किलोमीटर का एक्सटेंशन है, इसी गैप को सेंट्रल सिज्मिक गैप भी कहते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बारे में यहाँ बात करेंगे, ये सबसे पुराना थ्रस्ट है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ बना हुआ है, यहाँ देखिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है ये आपका ग्रेटर हिमालय और आपके मिडल हिमालय या फिर लेसर हिमालय जिनको हिमाचल भी कहते हैं उनके बीच में बना हुआ है। ये सबसे पुराना थ्रस्ट है और ये सबसे पुराना है तो अब काफी स्टेबल हो चुका है, यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस देखने को नहीं मिलती हैं। कहाँ बना है, हायर और लेसर हिमालयस के बीच में। इसके अलावा जो आपका हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है जो कि शिवालिक के पास बना है वो सबसे यंग है, वहां पे सबसे ज्यादा सीज्मिसिटी की एक्टिविटीज जो है वो देखने को मिलती है। फिर जो तीनों आपके जो थ्रस्ट बने हुए हैं, अगर तीनों थ्रस्ट कहीं पे भी एक जगह पे मर्ज होते हैं तो सबको कंबाइनली क्या कहते हैं, मेन हिमालयन थ्रस्ट। ये चीज भी ध्यान रखेंगे। अगली बात करेंगे वाटर आइस सोसाइटी और इकोसिस्टम की रिपोर्ट के बारे में, जिसको इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के द्वारा निकाला गया, जिसमें बताया गया कि हिंदू कुश हिमालय का क्या स्टेट है। तो देखिए रिपोर्ट में ये बताया गया कि क्लाइमेट चेंज का हिंदू कुश हिमालय में बहुत गहरा असर है। 2010 से लेकर अब तक वहां पे ग्लेशियर जो है 65% तक डिसअपियर हो चुके हैं। वहां पे पीक वाटर का स्टेज बहुत जल्दी आ गया है। पीक वाटर का मतलब क्या होता है, कोई भी ग्लेशियर जब अपने पीक पे जाके पिघल जाता है और फ्रेश वाटर जो है वो प्रोवाइड करता है
अच्छे से मेल्ट होकर वो मेल्टिंग का स्टेज बहुत हाई है, क्योंकि मेल्टिंग ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ चुकी है। और ये पीक वाटर जितनी जल्दी हम अटेन कर लेंगे उतना जल्दी मानिए कि वो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ठीक है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। अब बात करें इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के बारे में, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल नॉलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1983 में सेटअप की गई थी। इंडिया भी इसका मेंबर है। इसके अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान सब इसके मेंबर हैं। अच्छा, ये सब इसके मेंबर क्यों है? दरअसल मैक्सिमम ये जो काम करता है ना आपका सेंटर, ये काम करता है आपके हिमालयज और हिंदू कुश के इलाके की स्टडी के लिए, वहां पे क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए। अब हिंदू कुश के बारे में इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने ये कहा कि हिंदू कुश का जो एक्सटेंट है, हिंदू कुश हिमालय का अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में फैला हुआ है। और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भी इसी में आती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट है, चाहे वो कंचनजंगा है। इसको थर्ड पोल भी कहा जाता है, या फिर एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर मिलते हैं जो कि हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हमारे पास दो पोल है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, जो कि बर्फ से ढके हुए हैं। उसके बाद तीसरा पोल यही है जहां पे लगातार बहुत सारे बर्फ से घिरे हुए पहाड़ मिलते हैं, और ये काफी यंग माउंटेन का एक एरिया भी है। इसके अलावा यहाँ देखिए हिंदू कुश हिमालय के बारे में कुछ मेजर चीजें बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पे लार्जेस्ट रिजर्व मिलता है हमें आइस का, एक्सेप्ट द पोलर एरिया, जब पोलर एरिया को निकालो उसके बाद। फिर एशियन रिवर सिस्टम का ये मेजर सोर्स है, यहाँ पे बहुत सारे कल्चर, लैंग्वेज और डाइवर्सिटी मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया है, और 4 मेजर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी यहाँ देखने को मिलते हैं। अगली बात करेंगे बिल्डिंग एडेप्टेशन और रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालय इनिशिएटिव की। एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये इनिशिएटिव है, जिसका मेन पर्पस क्या है कि हम लोग हिंदू कुश हिमालय को कैसे मतलब क्लाइमेट चेंज से बचा सकते हैं, वहां पे रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट के टूल को ऑपरेट कर सकते हैं। अगली बात करेंगे एटलांटिफिकेशन की। देखिए एटलांटिफिकेशन के कारण जो आर्कटिक ओशन का पानी है वो काफी ज्यादा गर्म हो रहा है या फिर नमकीन हो रहा है। एटलांटिफिकेशन होता क्या है? एटलांटिफिकेशन का मतलब है अटलांटिक का जो गर्म पानी है वो आर्कटिक ओशन के तरफ जा रहा है, वहां पे जाकर उसके साथ इंटरमिक्स हो रहा है और उसको अपने जैसा बना रहा है, संगति का असर, ठीक है, इसी को बोलते हैं एटलांटिफिकेशन। तो यहां ध्यान से देखिएगा नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन में आर्कटिक ओशन का जो सरफेस है वो बिल्कुल सी आइस से घिरा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे मिलता है आपको फ्रेश वाटर, उससे बिल्कुल नीचे गहराई में आपको थोड़ा सा वार्म वाटर मिलता है। अब ये नीचे गर्म पानी कहां से आ रहा है? गर्म और नमकीन पानी। तो ना अर्थ के अंदर एक फिनोमिना आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, हीट बजट। हीट बजट में जो आपका ट्रॉपिक्स के पास का एरिया होता है वहां का टेम्परेचर पोल्स के एरिया के साथ कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करता है। तो ये कॉम्पेंसेशन कैसे होता है? या तो ट्रॉपिक से पोल्स की तरफ हवाएं चलती हैं, या ओशियन करंट चलते हैं, पानी के मूवमेंट होते हैं। तो दरअसल क्या होता है, अटलांटिक ओशियन जो कि आपका थोड़ा ट्रॉपिक्स के पास के एरिया में है जहां पे पानी है, वहां से उसके पानी का जो गर्म का वाला पानी है वो धीरे धीरे करके मूव होता हुआ पोल्स की तरफ जाता है, यानी कि आर्कटिक की तरफ जाता है, ठीक है, अटलांटिक वाला पानी। तो दरअसल यही पानी जो है ये गहराई में जाकर आपको मिलेगा आर्कटिक ओशियन में, वार्मर होगा, सॉल्टियर होगा, और ये अटलांटिक से आ रहा होगा। लेकिन ये तो हमेशा से होता आ रहा है, तो सडनली हम कैसे बोल रहे हैं कि अटलांटिफिकेशन हो रहा है? दरअसल ये जो तीनों लेयर है कि सबसे ऊपर समुद्र की आइस रहेगी, फिर आपका फ्रेश वाटर, फिर आपका ये अटलांटिक का वार्म वाटर, ये लेयर हमेशा इंटैक्ट रहती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, वाटर की सैलिनिटी बहुत तेजी से बदल रही है। पहले सैलिनिटी फिक्स होती थी, यानी कि जो ज्यादा सैलाइन पानी होगा, क्योंकि सैलाइन पानी डेंस होगा, वो सबसे नीचे रहेगा। लेकिन अब सैलिनिटी वेरी कर रही है, क्यों? ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, जिस कारण आपका जो सी का आइस का पानी है वो यहाँ नीचे फ्रेश वाटर के साथ और इस वार्म वाटर के साथ इंटरमिक्स होने लग जाता है। जब ये इंटरमिक्सिंग होती है तो सी आइस जो है उसके ऊपर मतलब समुद्र की जो सतह पे आइस है वो टूटने लग जाती है। तो आर्कटिक की जो आइस की सतह जब टूटेगी तो आम सी बात है आर्कटिक का पानी इसी की संगत जैसा हो जाएगा, अटलांटिक जैसा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं अटलांटिफिकेशन। तो ये जो रैपिड डिक्लाइन है आर्कटिक आइस में, इस कारण से दोनों पानी में मिक्स होने लग जाते हैं और फिर अटलांटिफिकेशन की कंडीशन आती है। इसमें एक मेजर रीजन क्या है? आर्कटिक डायपोल। आर्कटिक डायपोल की कंडीशन किसे कहते हैं? देखिए नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के अंदर जो भी आपका विंड्स का डिफरेंस होता है उसी से आपका आर्कटिक डायपोल का कंडीशन बनता है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जब एंटी साइक्लोन है, यूरेशिया में जब साइक्लोनिक कंडीशन है, तो दोनों में ये डिफरेंस जो है ये बोलते हैं इसको आर्कटिक डायपोल। और ये 15 साल का साइकिल होता है, 15 साल बाद सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। जब भी आपका पॉजिटिव फेज आता है आर्कटिक डायपोल का, उस टाइम पे आर्कटिक का जो सी आइस का लॉस है, मतलब उसकी सतह पे जो बर्फ है उसका जो लॉस है वो थोड़ा सा कम होने लग जाता है। लेकिन नेगेटिव फेज में ये बर्फ बहुत तेजी से टूटती है। अब ऐसा क्यों? ध्यान से समझिए। देखिए पॉजिटिव फेज में क्या होगा, जो यूरेशिया का एरिया होगा वहां पे आपकी बनेगी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, यानी कि हाई प्रेशर की कंडीशन, यानी कि कम टेम्परेचर। अगर कम टेम्परेचर है तो ठंडी रहेगी, तो आर्कटिक की बर्फ जमी रहेगी। लेकिन नेगेटिव फेज में यूरेशिया में साइक्लोन आ जाएगा तो कम टेम्परेचर लो प्रेशर,
हाई टेम्परेचर की कंडीशन, तो बर्फ आसानी से पिघलेगी, यही एक कारण है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे मैप में देखिए थोड़ा, आर्कटिक ओशन है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ग्रीनलैंड का एरिया है, यहाँ पे आपका स्वेलबर्ड का एरिया है, नॉर्वे का ही पार्ट है ये, इन दोनों के बीच में है आपकी फ्रांस स्ट्रेट, इसके बाद ग्रीनलैंड सी है यहाँ पे, यहाँ नॉर्वेजियन सी है, और यहाँ पे आपका बेरेंट सी है। अगली बात करेंगे इंडियन ओशियन जियोइड लो के बारे में। अब यहाँ ध्यान से पूरी आप अर्थ की शेप को देखिए, अर्थ की शेप को जियोइड कहते हैं, ठीक है, ये एक यूनिक शेप है। तो दरअसल यहाँ आप देखेंगे ना, जब श्रीलंका के पास के एरिया में आपको यहाँ से थोड़ा धसा हुआ सा नजर आ रहा है। ये धसा हुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जितनी नॉर्मल ग्रेविटी हमें देखने को मिल रही है धरती की शेप के अंदर, यहाँ पे वो ग्रेविटी थोड़ी सी वीक है। इसी पॉइंट को बोलते हैं इंडियन ओशियन जियोइड लो, क्योंकि ये इंडियन ओशियन के अंदर पॉइंट है जहां पे ग्रेविटी लो हो जाती है। सो बेंगलुरु के द्वारा ये आइडेंटिफाई किया गया है कि जितना भी ग्रेविटी होल डिवेल्प हो रहा है उसका कारण क्या है। उन्होंने इस टर्म को बोला इंडियन ओशियन जियोइड लो। तो दरअसल अर्थ के मैप के अंदर जो आपकी ग्रेविटी है उसके अंदर जो वेरिएशन या एनोमलीज पाई जाती हैं उसी को हम बोलते हैं ये आपका टर्म जो IOGL। और जियोइड की अगर बात की जाए तो अर्थ का जो शेप है उसी को जियोइड कहते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो स्फीयर की शेप की नहीं है, ठीक है। स्फीयर क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपकी अर्थ है वो पोल से फ्लैट है, धसी हुई है, नीचे की तरफ थोड़ी बैठी हुई है, और इक्वेटर से ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई है, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल पुल जो है इक्वेटर और पोल पे इसका वेरी करता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो कहाँ पे सबसे मैक्सिमम है, इक्वेटर के ऊपर या फिर पोल्स के ऊपर। ये स्टैटिक का पार्ट है आपका। लोकेशन की अगर बात करें तो इंडियन ओशियन जियोइड लो श्रीलंका के साउथ में पाया गया है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल सबसे वीक है। वीक होने का कारण क्या बताया जा रहा है? दरअसल आपका जो टैथी ओशियन का बेड है, टैथी सी हुआ करता था ना पुराने टाइम में इंडिया और यूरेशिया के बीच में, उसी टैथी ओशियन के बेड में बोला जाता है कि जो मॉल्टन रॉक है या कह लीजिए जो मैग्मा है उसके प्लूम्स धीरे धीरे करके बाहर आते थे। उस बाहर आने के कारण, क्योंकि प्लूम्स बाहर आते थे, उन प्लूम्स के कारण ही यहाँ पे वीकनिंग हो गया क्रस्ट का, और क्रस्ट वीक होने के कारण यहाँ ग्रेविटी पुअर हो गई। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में भी ये प्रोसेस जारी है। कहा यह जाता है कि अफ्रीका वाली साइड में सुपर प्लूम निकल रहे हैं, मतलब धरती की मेंटल से ही आपकी जो हीट है वो बाहर आ रही है, और जब ये क्रस्ट पे पहुंचती है हीट तो क्रस्ट से ये डिफ्लेक्ट होकर श्रीलंका तक पहुंच जाती है। इसी हीट के कारण वहां पे ग्रेविटी जो है वो वीक हो जाती है। इसके अलावा अपर से लेकर मिड मेंटल तक का एरिया जो है श्रीलंका के पास का, वहां पे लो ग्रेविटी है, क्योंकि मेंटल के एलिमेंट काफी लाइट होते हैं। ये लाइट एलिमेंट ही वहां पे ग्रेविटी को पुअर कर देते हैं। अगली बात करेंगे ऑरोरा की। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के द्वारा माउंट सरस्वती जो है हैनले वैली ऑफ चंगथंग लद्दाख के अंदर, वहां पर रेयर ऑरोरा का फिनोमिना जो है उस पर डॉक्यूमेंटेशन निकाला गया। ऑरोरा क्या होता है? देखिए, हमारी जो अर्थ है उसका मैग्नेटिक फील्ड है खुद का। मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही अर्थ का जब मैग्नेटिक फील्ड सन से आने वाली फ्लेयर से कभी टकराता है तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म बनती है। जब ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म बनती है, क्योंकि सन का कोरोनल मास इजेक्शन या सन की जो फ्लेयर्स हैं जब वो टकराई धरती की मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो एक लाइट का फिनोमिना पैदा हुआ। इन्हीं स्टॉर्म्स के और लाइट के फिनोमिना को जब हम देखते हैं आकाश के अंदर तो बोलते हैं ऑरोरा। ये दरअसल पोल्स के इलाके में ही ज्यादातर देखने को मिलता है, और ये दिन के टाइम पे भी मतलब होता है, लेकिन आप इसको डार्क में यानी कि जब अंधेरा होता है तभी देख सकते हैं। और ये धरती के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। तो हम बोलते हैं दो तरीके के ऑरोरा होते हैं। देखिए, जब आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न लाइट्स हम देखते हैं, नॉर्दर्न साइड में ऑरोरा देखते हैं तो उसे बोलेंगे ऑरोरा बोरियालिस। सदर्न हेमिस्फीयर में जब देखेंगे तो बोलेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। याद कैसे रखेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया नाम का आपका कंट्री है ना, तो इसलिए ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। कंडीशन क्या चाहिए? क्लियर स्काई होना चाहिए, क्लाउड नहीं होने चाहिए, डार्कनेस अंधेरा खूब होना चाहिए। अब क्योंकि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने ऑब्जर्व किया है, ये क्या है? ये इंडिया की इकलौती डार्क स्काई रिजर्व है। डार्क स्काई रिजर्व का मतलब कि वहां पे आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ आपको स्काई को गेज करने का मौका मिलेगा, कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, तो हम स्काई को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ और टर्म्स जो न्यूज में है, सबसे पहली है ओमेगा ब्लॉकिंग। देखिए, ये स्टडी के द्वारा बोला गया कि मेडिटेरेनियन रीजन में जो हाल फिलहाल में फ्लड आया था उसका एक रीजन क्या था कि यहाँ पे ओमेगा ब्लॉक के पास बहुत सारा लो प्रेशर क्रिएट हुआ था, और ये लो प्रेशर रीजन की वजह से नीदरलैंड के इलाके में बहुत सारा बारिश हुआ और फिर ये फ्लड का कंडीशन आया। ओमेगा का शेप आपको पता होगा, मैथ्स में या साइंस में पढ़ा होगा, ऐसा ओमेगा का सिंबल होता है। ये कब बनता है? इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि इस तरीके से मान के चलिए कि आपकी एक जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम ऐसे जा रही है, सडनली उस जेट स्ट्रीम ने इस तरीके का शेप लेना शुरू कर दिया। जब वो जेट स्ट्रीम ऐसे कुछ मतलब मियांड्रिंग करने लग जाती है, तो मियांड्रिंग करते करते टाइम क्या होता है, जेट स्ट्रीम का जो एक भाग होता है, ठीक है,
वो लो प्रेशर होता है, दूसरा हाई प्रेशर बन जाता है, क्योंकि देखिए जेट स्ट्रीम तो यहाँ है, ये जेट स्ट्रीम है, इसके नीचे वाले धरती के एरिया में हाई प्रेशर है और फिर यहाँ पे जेट स्ट्रीम का लो प्रेशर है। तो कभी कभी हाई प्रेशर जो है वो दो लो प्रेशर के बीच में क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, और मर्ज होने के कारण ये पूरा जो एंगल है ये कट जाता है, मेन जेट स्ट्रीम से कट के अलग हो जाता है। तो जब ये कट होता है मेन फ्लो ऑफ जेट स्ट्रीम से और बीच में हाई प्रेशर की कंडीशन बन जाती है, तो उसी कारण ये हाई प्रेशर बनने के कारण ये लो प्रेशर की जो हवाएं हैं ये घूम घूम के यहाँ पे ओमेगा टाइप मतलब एक ब्लॉक बना देती हैं और फिर यहाँ पे होती है बारिश, यहाँ पे आते हैं आपके तूफान। ऐसा कुछ पाकिस्तान में भी देखने को मिल चुका है। अगली बात करेंगे अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के बारे में। स्टडी ये बोलती है कि 2025 से लेकर 2095 के बीच में ये जो आपकी सर्कुलेशन है ये खत्म हो जाएंगी। देखिए इनका खत्म होना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। जैसा मैंने आपको बोला, धरती के हीट को बैलेंस करने के लिए अटलांटिक का जो पानी है वो पोल्स की तरफ जाता है, फिर वहां से ठंडा पानी घूमकर जो है वो इक्वेटर की तरफ आता है। ये फिनोमिना पूरे धरती पे चलता रहता है। अगर ये फिनोमिना खत्म हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। वार्म वाटर जो है ये नॉर्थ की तरफ जाता है इक्वेटर से, क्योंकि पोल में ठंडा है, जो ठंडा पानी है वो इक्वेटर की तरफ आता है ताकि हम लोग बैलेंस कर सके हीट को। सो आपका अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्या है, अटलांटिक ओशन से जो करंट होते हैं उनके मूवमेंट का सर्कुलेशन है, जिसमें ये करंट ट्रॉपिक से लेकर नॉर्थ पोल और फिर साउथ पोल की तरफ जाते हैं, और वहां से ठंडा पानी और सैलाइन पानी जो है उसको लेके कहाँ पे आते हैं, ट्रॉपिक्स की तरफ लेके आते हैं और फिर जाते हैं साउथ पोल की तरफ। अब ये स्लो हो जाएगा अगर प्रोसेस, तो उसके कारण बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि जहां पोल्स के इलाके वाले एरिया है वहां फिर गर्म पानी पहुंचेगा ही नहीं, है ना। अगर गर्म पानी नहीं पहुंचेगा तो हमेशा ठंडी ही रहेगी, रेनफॉल कम हो जाएगा। उसके अलावा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमेशा ठंडा ही रहेगा, बर्फ ही जमी रहेगी। अगली बात करेंगे ब्लू होल के बारे में। तो एक ब्लू होल यानी कि टामजा या फिर डीप वाटर जो है युकातन पेनिनसुला मैक्सिको के अंदर देखने को मिला। अब ये है क्या, दरअसल ये एक अंडर वाटर सिंक होल है। सिंक होल तो आपने पढ़े होंगे, आप लोगों ने कास्ट टोपोग्राफी पढ़ी होगी, किसके अंदर, ज्योग्राफी के अंदर। कास्ट टोपोग्राफी आपके लाइमस्टोन वाले एरिया में होती है, जहां लाइमस्टोन होते हैं। देखिए मान के चलिए कोई लाइमस्टोन का एरिया है, वहां पे लाइमस्टोन जो है जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये मान के चलिए आपका वो होने लग जाता है, इरोड होने लग जाता है। तब ये इरोड होता है तो इसी से सिंक होल वगैरह बनते हैं, गड्ढे वगैरह बनते हैं। तो जब पानी के अंदर ये सिंक होल मिला है, इसी को कहा जा रहा है ब्लू होल, ठीक है। और ये मैक्सिको के युकातन पेनिनसुला में मिला है, पास में। युकातन पेनिनसुला सेंट्रल अमेरिका के अंदर है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास, और ये मैक्सिको, ग्वातेमाला और बेलीजे तीन कंट्रीज का पार्ट है। अब ये जो सिंक होल है यहाँ पे बहुत सारी माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिली है। ऐसा नहीं है दिस इज द फर्स्ट ब्लू होल, बहुत सारे ब्लू होल ऑलरेडी हमारे यहाँ धरती पे हैं। जैसे डीपेस्ट ब्लू होल आपको मिलेगा ड्रैगन होल या फिर लॉन्गडोंग, इसको साउथ चाइना सी में देखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे यूरेलाइट की। देखिए धाला क्रेटर है मध्य प्रदेश के अंदर, कहा जा रहा है कि ये जो क्रेटर है ये मेटेरॉइड के कॉलिजन से बनी है, मतलब दो मेटेरॉइड जब आपस में टकराए तो तब ये बनी, इसीलिए इसको यूरेलाइट कह रहे हैं। तो दरअसल ये क्या है, ये प्रिमिटिव मेटेरॉइड जो हमारी धरती पे कभी टकराया होगा उससे बनी हुई एक तरीके से आप बोल सकते हैं क्रेटर है। क्रेटर का मतलब क्या होता है, गहरा गड्ढा समझ लीजिए लेमैन की लैंग्वेज में। तो मेटेरॉइड क्या होते हैं, देखिए एक तो चीज होती है मेटेरॉइड, ध्यान से देखिएगा, ये आपका डी वाला मेटेरॉइड का मतलब आपकी मतलब जो आपका आकाश है उसी के अंदर, आकाश के अंदर ही आपका एक मान के चलिए ब्लास्ट हुआ या फिर शूट हुआ स्टार के अंदर, ठीक है। जो शूट हुआ स्टार के अंदर तो वो आपका बोलते हैं हम लोग मेटेरॉइड, और वो शूट होने से जो आपकी किरणें निकली उसको कहते हैं मिटियोर्स के शॉवर। जब वही टूटा हुआ टुकड़ा जो कि शूट होके फटी चीज है स्पेस के अंदर, जब वो टूटी हुई चीजें धरती पे आके गिरती हैं उन्हीं को बोलते हैं मेटेरॉइड, ठीक है। तो ये जो मेटेरॉइड है इनमें सिलिकेट रॉक, ओलिवाइन, पायरोक्सिन, कार्बन, ये सारे मेटल्स देखने को मिलते हैं। मेटेओर के जो इम्पैक्ट है, क्रिएटर्स बहुत सारे इंडिया के अंदर मेटेओर के कारण बने हुए हैं, जैसे कि रामगढ़ राजस्थान में एक ऐसा क्रिएटर मिला था, लोनार महाराष्ट्र के अंदर मिला था, अब यहाँ धाला क्रिएटर मध्य प्रदेश के अंदर है जिसको ओरेलाइट कहा गया है। अगली बात करेंगे खाजन लैंड के बारे में। एनजीटी के द्वारा ये कहा गया है कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल रूल्स जो हैं वो खाजन लैंड में कंस्ट्रक्शन के लिए आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दरअसल ये जो लैंड है ये गोवा के अंदर कोस्टल एरिया है और ये वेटलैंड है। वेटलैंड का मतलब क्या होता है, वो एरिया जो मार्शी होते हैं, और ये लो लाइन है, बहुत सारा सैलाइन एरिया है, यहाँ पे बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी भी सपोर्ट होता है। तो अगर इस लैंड पे आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो इन्वायरमेंटल रूल्स का टेक केयर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, इसको एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर में भी यूज करते हैं। अगली बात करेंगे डील वर्टिकल माइग्रेशन के बारे में। देखिए होता क्या है, आपके जू प्लैंक्टन
और फाइटोप्लैंक्टन, ये दोनों पाए जाते हैं समुद्र के अंदर। फाइटोप्लैंक्टन जो है वो आपका फूड प्रोड्यूस करते हैं, जूप्लैंक्टन इसी फूड को खाते हैं। दरअसल जूप्लैंक्टन जो है ये दिन के समय जो है खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि दिन के समय जब ये सरफेस के ऊपर आएंगे खाना खाने के लिए तो इनको बड़े वाले शिकारी देख लेंगे, या फिर कह लीजिए बड़े वाले स्पीशीज देख लेंगे और इनको खा जाएंगे। तो ये रात के समय चुपके से नीचे से आएंगे डीप सी से और सरफेस पे आकर अपना खाना खाएंगे, और जब सनराइज होने वाला होगा उससे पहले ही नीचे वापस चले जाएंगे डीप सी के अंदर। जब ये डीप सी से ऊपर आए, ऐसे बहुत सारे जानवर करते हैं ना, और डीप सी में अंदर नीचे गए, तो इन्हीं प्रोसेस के बीच में इन्होंने क्या किया, जो कार्बन था धरती समुद्र की सतह पे, उस कार्बन को कैप्चर करके ये ले गए डीप सी के अंदर, है ना, ओशियन की डेप्थ में, और उसी कार्बन को इन्होंने वहां पे स्टोर कर दिया, मतलब कार्बन का सिक्वेस्टरिंग हो गया। तो दरअसल ये क्या है, ये एक सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट है डीप सी के मैरीन एनिमल का, जो अप एंड डाउन मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये एनिमल सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कार्बन अपर ओशियन से लेकर नीचे गहराई में कैरी कर लेते हैं, ताकि वो सबसाइड हो जाए या सिक्वेस्टर हो जाए। अगली बात करेंगे कैटाबेटिक और एनाबेटिक विंड के बारे में। देखिए कैटाबेटिक विंड जो है ये हिमालयस को कूल करने का रोल प्ले करती है। कैटाबेटिक विंड क्या होती है, ये आपकी पहाड़ी है, इस पहाड़ी में जो आपकी विंड नीचे की तरफ जाएगी, मतलब पहाड़ी से नीचे की तरफ, वैली की तरफ जो विंड जाएगी वो हाई प्रेशर की होगी, ठंडी होगी, यानी कि कम टेम्परेचर वाली होगी, इसी को बोलते हैं कैटाबेटिक विंड। और ये ग्रेविटी की वजह से नीचे जाती है, कूल होती है, डेंस होती है, तो लोकल क्लाइमेट को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। एनाबेटिक विंड क्या होती है, गर्म, मतलब ये माउंटेन की स्लोप से ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर को गर्म करेगी और कई बार बारिश भी लेके आती है। अगली बात करेंगे चिलाई कला, जो कि कश्मीर के अंदर देखने को मिला। चिलाई कला एक पर्शियन टर्म है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा ठंड। देखिए कश्मीर के अंदर 40 दिन की बहुत हार्श सर्दी पड़ती है, उसी को बोलते हैं तब वहां पे कि चिलाई कला आ गया। उसके बाद जब 20 दिन ठंडी कम सर्दी पड़ती है, स्मॉल कोल्ड होता है, तो बोलते हैं चिलाई खुर्द आ गया। अगर बहुत मतलब बेबी कोल्ड, बहुत कम ठंडी हो जाती है, तो बोलते हैं 10 दिन का पीरियड और ये चिलाई बच्चा आ गया। ये टर्म्स है वहां की। अगली बात करेंगे विंटर सॉल्स्टिस की, 2023 की। दिसंबर 22 में सबसे शॉर्टेस्ट डे यहाँ पे देखने को मिला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट उस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 1 सेकेंड, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर थी। हाँ, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि दिसंबर 22 का सबसे शॉर्टेस्ट डे जो है ये इंडिया, मतलब ये सॉरी आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिला। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन जो है ये देखने को मिला है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे उस टाइम पे आपका जो सन है वो चला जाता है, इसलिए हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है, इसी को विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। देखिए अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री के टिल्ट पे है अलोंग द स्पिन, है ना, अपने ही ऑर्बिट पे 23.5 डिग्री का अर्थ का टिल्ट है। इस टिल्ट के कारण ही अर्थ का जो डे एंड नाइट है वो वेरी करता है, और अर्थ में बहुत सारे सीजन वेरी करते हैं। तो इसके कारण 3 फिनोमिना अर्थ में देखने को मिलते हैं। एक इक्विनॉक्स हो गया, एक आपका सॉल्स्टिस जिसमें विंटर और समर 2 टाइप्स आते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब ये होता है कि जब भी आपके सन के अराउंड धरती घूम रही है और अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, उस टाइम पे सन जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ता है। ये साल में 2 बार होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। सॉल्स्टिस का मतलब क्या हो गया कि एक बार में आपका जो धरती है उसका कभी मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो ज्यादा रोशनी पा रहा है क्योंकि वो सन के करीब है, और एक टाइम पे आपका जो साउथ हेमिस्फीयर का हिस्सा है वो ज्यादा सन से रेस पा रहा है, वो बिल्कुल पास है सन के, है ना। तो इसी से आपका समर और विंटर सॉल्स्टिस बनता है। समर सॉल्स्टिस आपका 21 जून को होता है, उस टाइम पे सनलाइट आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल पास में होती है, और जैसे हमने देखा 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में आपका सन जो है वो शिफ्ट हो जाता है, तब वहां पे सन की लाइट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास होती है। अगली बात करेंगे फेरेटोमैग्नेटिक इरप्शन के बारे में। एक अंडर वाटर वोल्केनो इरप्शन हुआ वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर, वहां पे एक नया आइलैंड जापान में बना इसी इरप्शन के कारण। देखिए जो आपका इरप्शन है समुद्र के अंदर, ऑब्वियसली वो भी वोल्केनिक इरप्शन है, यानी कि समुद्र के बेड के अंदर ही आपका इरप्शन हुआ। जब वो इरप्शन हो रहा था तो उस टाइम पे बहुत सारा मैग्मा बाहर आ रहा था, और ऊपर था पानी, क्योंकि पानी के अंदर हो रहा था ये इरप्शन। तो ये मैग्मा बाहर आया तो बहुत सारा पानी था, साथ में वोल्केनो से निकलता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, है ना, मेंटल से बहुत सारा मटेरियल बाहर आता है। तो ये सारा मटेरियल साथ में मैग्मा, साथ में ठंडा पानी, ये सब सारी चीजें जब मिली ना आपस में तो ये कंसोलिडेट हो गई। जब ये कंसोलिडेट होकर जुड़ गई तो इसी से बना आपका नया आइलैंड, यही होता है आपका फेरेटोमैग्नेटिक इरप्शन। अगली बात करेंगे ई प्राइम लेयर की। स्टडी ये बोलती है कि हमारी धरती पे एक नई लेयर देखने को मिली है जिसको कहते हैं ई प्राइम लेयर। हमारी धरती में 3 लेयर है, एक है आपका क्रस्ट, फिर है आपका मेंटल, फिर है आपका कोर। कोर 2 तरीके का है, एक है आपका लिक्विड कोर, एक है आपका सॉलिड कोर। जो आपका सबसे इनर पोर्शन है सॉलिड कोर, और लिक्विड कोर उसका आउटर कोर है। देखिए जो लिक्विड कोर है, कहा यह जा रहा है कि धरती का जो सतह है उससे बहुत सारा मतलब जो सरफेस वाटर है वो धीरे धीरे सिप सिप करके इस क्रस्ट से
क्या हो गया, नीचे की तरफ जाता चला गया। जब ये नीचे चला गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ये कहाँ पे जमा हो गया, लिक्विड कोर के अंदर जमा होने लग गया। वहीं पे लिक्विड कोर में जब इकट्ठा हुआ, मेटेलिक लिक्विड कोर में, वहां पे इसने खुद को इकट्ठा कर लिया इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन रिच सिलिकॉन लेयर, और यही लेयर आउटर कोर के अंदर बन गई, और आउटर कोर पे बनी हुई इसी नई लेयर को बोलते हैं हम लोग ई प्राइम लेयर। तो आउटर कोर के अंदर या फिर आपका लिक्विड कोर जो है उसके अंदर ये लेयर बनी है, जो कि सरफेस वाटर की सिपिंग से बनी है, और ये सिपिंग जो है ये ओवर द बिलियन ईयर चलती आ रही है। रिंग ऑफ फायर की बात करेंगे। देखिए, रिंग ऑफ फायर ज्योग्राफी में आपने टर्म पढ़ा होगा। रिंग ऑफ फायर क्या होता है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो है, यानी कि पैसिफिक ओशन के आसपास के बाउंड्री एरिया में बहुत सारी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से अर्थक्वेक और वॉल्केनोज आते हैं, तो उसी उस एरिया को पूरे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, क्योंकि हमेशा आग ही बरसती है उसकी बाउंड्रीज में, क्योंकि वॉल्केनो इरप्ट होते रहते हैं। लेकिन ये जो रिंग ऑफ फायर हम पढ़ेंगे, दिस इज द डिफरेंट। कहा यह जा रहा है कि सोलर एक्लिप्स जब अक्टूबर में हुआ तो वहां पे रिंग ऑफ फायर देखने को मिला। एक्लिप्स कब बनता है, सोलर एक्लिप्स, ये आपका सन है, ये आपकी अर्थ है। सन और अर्थ के बीच में जब आपका मून आ जाएगा तो बनेगा सोलर एक्लिप्स। देखिए, कई बार मून क्या होता है, ये पूरे तरीके से सन को ब्लॉक नहीं कर पाता। मून सन को इतना ही ब्लॉक कर पाएगा, इतना ब्लॉक कर दिया, ठीक है, जितना मैंने शेड किया, पर जो इसकी बाउंड्रीज है ना सर्कल टाइप, वो ऐसे ही बाहर रह जाएंगी। तो ऐसा लगेगा कि सन के अराउंड में एक रिंग बन गई है, इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। अगली बात करेंगे सुंदरगढ़ नेचुरल आर्क के बारे में। इसको जियो हेरिटेज का टैग जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। ये आपका चेंगर पार रिजर्व फॉरेस्ट ओडिशा के अंदर लोकेटेड है। ये दरअसल बहुत बड़ी नेचुरल आर्क है, आर्क इस शेप की होती है, ठीक है, और इसीलिए इसको जियो हेरिटेज टैग दिया गया है, और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नेटोस्फेरिक सबस्टॉर्म के बारे में। मैग्नेटोस्फेरिक सबस्टॉर्म है क्या, देखिए, बहुत सारे एनर्जेटिक जो आयन है वो मैग्नेटोस्फेयर जो सन की लेयर है वहां से निकलते हैं, और ये स्पेस वेदर फॉरकास्टिंग में कई बार हेल्प भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम स्टॉर्म का अंदाजा लगा लेते हैं इससे। ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत हाई एनर्जी होती है इनमें। ये ज्यादातर तब इंटेंसिफाई होते हैं जब सन की जो विंड है, सोलर विंड, वो अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर के साथ टकराती है। ओके, हियर आई एम रॉन्ग, एक चीज गलत बोल दी मैंने। मैग्नेटोस्फेयर जो है ये धरती का ही जो मैग्नेटिक पोर्शन है उसी को बोलते हैं मैग्नेटोस्फेयर। तो धरती के मैग्नेटिक पोर्शन या मैग्नेटोस्फेयर के साथ सोलर विंड जब कोलाइड करती है तो उसी से स्टॉर्म आती है। उसका छोटा वर्जन जो है ये सब स्टॉर्म होता है, जो कि कम इंटरवल के लिए आता है, ठीक है, और इसका एवरेज ड्यूरेशन जो है ये 2 से 4 साल का होता है। अगली बात करेंगे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन टिल्टेड अर्थ स्पिन के बारे में। देखिए, कहा यह जा रहा है जितना ज्यादा ग्राउंड वाटर पंपिंग हो रहा है उसकी वजह से धरती का जो टिल्ट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि 80 सेंटीमीटर तक हमारी जो धरती है ना वो ईस्ट की तरफ धस गई है, या हमारा जो प्लेनेट है वो 80 सेंटीमीटर जो है ईस्ट की तरफ टिल्ट हो गया है 1993 से लेकर 2010 के बीच में, क्योंकि तब ग्राउंड वाटर हमने काफी ज्यादा पंप किया या यूज किया। देखिए, हमारे प्लेनेट के नॉर्थ और साउथ 2 पोल हैं, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, ये दोनों पोल फ्लक्चुएट करते रहते हैं। इनके फ्लक्चुएशन का रीजन क्या है, क्योंकि धरती का मास डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है, धरती के ऊपर जो भी लैंडस्केप बने हैं वो वेरी करते हैं। तो एक रीजन यही हुआ कि धरती के ऊपर जो हमारा लैंडस्केप है वो तो यहाँ वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन लैंडस्केप का जो डेंसिटी है वो वेरी कर गया, क्योंकि हमने काफी जगह से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करके उस धरती को वहां से हल्का कर दिया, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अगली बात करते हैं शेल्फ क्लाउड की। शेल्फ क्लाउड आपको उत्तराखंड में देखने को मिला, इसको आर्कस क्लाउड भी कहते हैं। दरअसल ये एक पावरफुल स्टॉर्म सिस्टम होता है, जो कि आपको कई बार वॉल क्लाउड, फनल क्लाउड और रोटेशन के फॉर्म में भी देखने को मिलता है। आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, मैंने बोला ना वर्टिकल क्लाउड होते हैं, इन्हीं के नीचे आपके ये शेल्फ क्लाउड देखने को मिलते हैं, ठीक है, और ये बारिश का कारण भी बनते हैं। जैसे जैसे आपकी हवा ऊपर जाती रहती है वैसे वैसे वाटर वेपर कंडेंस होते रहते हैं और शेल्फ क्लाउड बना देते हैं। अगली बात करेंगे होमो नेलिडी की। एक नया एविडेंस ये बोलता है कि होमो नेलिडी जो कि एक एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीशीज है, ये शायद अपने साथ जो मतलब सिंबल्स होते थे ना इनके इंपॉर्टेंट, उनको भी दफना के सोते थे। तो ये जो होमो नेलिडी है ये कुछ नहीं है, ये एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीशीज है। ये बहुत सीधा चलते थे, इनके जो शोल्डर होते थे वो क्लाइंबिंग के लिए बने थे, इनके जो टिथ का शेप होता था वो प्राइमेट के जैसे होता था, इनका ब्रेन का जो साइज था वो आजकल के ह्यूमन के सिर्फ 1/3 हुआ करता था। बहुत सारे ऑलरेडी ह्यूमन काइंड अर्लियर इंसेस्टर्स हैं, यहाँ पे इनके नाम आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सन हेलो की या 22 डिग्री हेलो की। सन हेलो नॉर्थ इंडिया में देखा गया, ये एक मल्टी कलर्ड रिंग होती है, मतलब ये सन के बिल्कुल आसपास में मल्टी कलर्ड वाली रिंग आपको नजर आएगी। अब ये 22 डिग्री क्यों है, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो इतना होता है। अब ये क्यों बनती है, कई बार क्या होता है जब भी आपकी सनलाइट जो है वह ऐसे निकलती है, निकलते निकलते सीरस क्लाउड जो बिल्कुल सन के पास होते हैं ये उन सीरस क्लाउड से टकराती है, और वो सीरस क्लाउड के अंदर होते हैं आपके आइस क्रिस्टल। तो ये आइस क्रिस्टल के साथ जब जाके टकराती है ये सनलाइट
तो कई बार टकराने के कारण रिफ्लेक्ट होती है, बेंड होती है और सडनली आइस क्रिस्टल से टकराने पे ये एक बनाती है रेनबो जैसा रिंग। और ये रेनबो रिंग किसके अराउंड बनता है? सन के अराउंड बनता है। तो सन के जो कलर्स हैं वो अलग हो जाते हैं, मतलब सन का जो कलर है वो डिस्पर्स हो जाता है, स्पेक्ट्रम सा क्रिएट हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि सन हेलो बन गया। अगली बात करेंगे आर्गोलैंड के बारे में। रिसर्चर्स के द्वारा आर्गोलैंड को डिस्कवर किया गया। कहा जा रहा है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हुआ करता था और ये सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा था, लेकिन टेक्टोनिक प्रेशर की वजह से ये आपका अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया से भी, साउथ ईस्ट एशिया से भी, ठीक है। और ये बोला ये जा रहा है कि मेनली साउथ ईस्ट एशिया के साथ जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट प्लेसेस इन न्यूज की बात करेंगे। सबसे पहले इंडिया के अंदर कौन कौन से प्लेसेस न्यूज के अंदर थे? एक है आपकी बोटीसी लद्दाख के अंदर, यहाँ पे कोरल रीफ फॉसिल मिले हैं और यहीं पे दौलत बेग ओल्डी रोड भी बनाई गई है। जोजिला टनल जो कि आपका कश्मीर वैली और लद्दाख को जोड़ता है, जम्मू कश्मीर में है। नर्मदा नदी वेस्ट में फ्लो होने वाली सबसे लंबी नदी है और ये गुजरात में इसके कारण काफी फ्लड आया। इसका ओरिजिन अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो हेलोन, हिरान, बंजर, दूधी, तवा, बरना, कोलर, बेड़ा, गोई और सांग, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी हैं और तवा ट्रिब्यूटरी जो है वो इसकी सबसे लंबी है ट्रिब्यूटरी है। बागमती नदी की बात करेंगे। बागमती नदी नेपाल और इंडिया के बीच में ट्रांस बाउंड्री रिवर है और ये कोसी रिवर के साथ जाकर बिहार में मर्ज हो जाती है। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे। यहाँ पे लैंडस्लाइड देखने को मिला। ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये सुबनसिरी नदी पे लगाया जा रहा है। सुबनसिरी नदी जो है ये आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी पे बनी हुई, ब्रह्मपुत्रा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। सुबनसिरी प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश पे लग रहा है। अगली बात करेंगे सियांग रिवर की। तो सियांग रिवर में बैराज यानी कि डैम बनाया जाएगा। सियांग नदी जो है जब लोहित और दिबांग के साथ मिलती है तो तीनों मिलकर ब्रह्मपुत्रा का निर्माण करती हैं। अगली बात करेंगे सुका पाइका रिवर की। ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा रिवाइव की जाएगी। महानदी रिवर की ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी नहीं डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ये नदी है इसके साथ जाके मिल गई, ये ट्रिब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब एक नदी टूट के दो भागों में बट गई तो बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी, दो से ज्यादा भागों में। अगली बात करेंगे जो न्यूज में प्लेसेस है इंटरनेशनल लेवल पे। सबसे पहले आपका पीटरमैन ग्लेशियर, ये ग्रीनलैंड के अंदर है। जगह का नाम और ग्लेशियर का नाम ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका रेगजन पेनिसुला, यहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट हुआ, किसका हिस्सा है? ये आइसलैंड का हिस्सा है। बेरिंग सी की बात करेंगे। यहाँ पे स्टडी पाई गई है कि ये चुकची सी के साथ आर्कटिक ओशियन में कनेक्ट होता है। यहाँ पे आपका ये है बेरिंग सी, ठीक है। बेरिंग सी के बिल्कुल इस तरफ, क्योंकि धरती गोल है तो यहाँ पे मानिए, ठीक है, यहाँ पे आपका चुकची सी है, फिर यहीं पे आपका क्या है? अलास्का है। अगली बात करेंगे कावा एजेन क्रेटर लेक के बारे में। ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट एसिडिक लेक है और यहाँ पे वॉल्केनिक ओरिजिन है इसका और ये कहाँ पे? इंडोनेशिया के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे रोडेस और कॉर्फू आइलैंड की। ये दोनों आइलैंड आपकी ग्रीस के अंदर है। अगली बात करेंगे माउंट एटना वॉल्केनो की, इटली के अंदर है। ये यूरोप का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। सदर्न ओशियन की बात करेंगे। सदर्न ओशियन के रिसोर्सेज जो उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सदर्न ओशियन को एक और नाम से जाना जाता है एंटार्क्टिक ओशियन। अच्छा, हमारे पूरे धरती पे 5 ओशियन है, एक तो हमने देख लिया, 4 के नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। लेक विक्टोरिया की बात करेंगे। लेक विक्टोरिया जो है यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक है। सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बॉडी भी है। कहाँ पे है? उगांडा, कीनिया और तंजानिया, 3 कंट्रीज में इसका स्प्रेड है। तंजानिया के अंदर मैक्सिमम इसका स्प्रेड है। नेक्स्ट बात करेंगे कैनरी आइलैंड की। ये स्पेन के अंदर है। ये वही आइलैंड का पोर्शन है जहां से आपके इंडियन ओशन, जहां से आपके ओशन करंट जो है वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे गैलापागोस आइलैंड की। देखिए यहाँ पे ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ से इक्वेटर पास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेक टिटिकाका की बात करेंगे। ये श्रिंक हो रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और ये सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ अमेरिका की। ये हाईएस्ट नेविगेबल बॉडी भी है पूरे वर्ल्ड की। लेक टिटिकाका आपकी कौन से कंट्री में है साउथ अमेरिका में, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सो आई थिंक हाँ अभी बचा हुआ है कंट्रीज इन न्यूज की बात करेंगे। देखिए आपका वनातु नाम का कंट्री न्यूज में था जिसका कैपिटल है पोर्ट विला। सो एक्चुअल में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया जिसमें हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनका ओपिनियन कंसिडर करेंगे ताकि क्लाइमेट सिस्टम से जो इस कंट्री को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जा सके। नेक्स्ट है आपका डोमिनिका, या इसका कैपिटल है रोसे। यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे पहला स्पर्म वेल रिजर्व जो है वो बनाया जाएगा। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हॉट स्प्रिंग लेक जिसको कहते हैं बॉइलिंग लेक, वो आपका यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे तुवालू की। इसका कैपिटल है फुनाफुती। ऑस्ट्रेलिया ने इनके साथ अग्रीमेंट साइन किया है। ये वॉल्केनिक आइलैंड है, यहाँ पे रीफ आइलैंड या कोरल्स पाए जाते हैं। अगली बात करेंगे पापुआ न्यू गिनिया की। इसमें पोर्ट मॉरिस में इसका एक तरीके से कैपिटल है। यहाँ पे माउंट ओल्वन जो है वॉल्केनिक इरप्शन वो देखने को मिला। पेरू की बात करेंगे, कैपिटल इसका लीमा है। यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं। अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है, साउथ अमेरिका में। स्लोवेनिया की बात करेंगे, कैपिटल है आपका लुब्जाना। 23rd मीटिंग जो है बार्सिलोना कन्वेंशन की वो यहाँ पे की गई। बार्सिलोना कन्वेंशन किसके लिए बात करती है? मेडिटेरेनियन सी में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे उसके लिए बात करती है। श्रिया खत्म हो गया। दैट्स इट फॉर टुडे।
सो ये आपका ज्योग्राफी और डिजास्टर का पोर्शन भी खत्म होता है। नेक्स्ट जल्दी ही नया पीटी 365 आएगा, उसके साथ मिलेंगे। जब तक जो पुराने पीटी 365 है वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। चैनल में प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे, हर एक पीटी 365 वहां पे कवर किया गया है। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।